हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का टू नॉट डाई के एक और न्यू एपिसोड में। और आज इस पूरी वीडियो में हम कवर करने वाले हैं उसकी एक एंटायर आर्क को, जिसका नाम है ऑल आउट वॉर। सो तैयार रहना, क्योंकि इसमें वॉर के सेटअप से लेकर बहुत सारी और भी चीजें देखने को मिलेगी और एंड तक जाते जाते मेजर सस्पेंस खुलेंगे। तो चलो एक छोटे से रिकैप के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि दाजुन का पंगा नायोन के स्कूल के लौंडे डोंगा के साथ होता है एंड देन ये रिवील होता है कि उस जुंगरान हाई की पूरी स्कूल के अंदर ऐसे हरामजादों का एक पूरा ग्रुप है जो वहाँ की लड़कियों के एमएमएस निकालकर उनको ब्लैकमेल करता है। सो उस टाइम पे दाजुन का पंगा था एक पूरी एंटायर स्कूल से। तो हांगिल के एडवाइस के मुताबिक वो जुंगरान हाई के टॉप के बंदों को हराता है। इनफैक्ट सेकंड और थर्ड नंबर के बंदे से तो वो अकेला भिड़ता है एंड उनको हराने के बाद वो फाइट करता है एल्टेक हियो से, जो उस पूरी स्कूल का नंबर 1 तो था ही, लेकिन साथ ही दाजुन के पास्ट का एक बुली भी था। सो एक पर्सनल लेवल की तगड़ी फाइट के बाद दाजुन उसको भी डिफीट कर देता है एंड देन हमें उसकी रनवे फैमिली के साथ कुछ अच्छे मोमेंट्स दिखाए जाते हैं। बट लास्ट में हॉस्पिटल के अंदर अपने कोमा से जागता है दाजुन का पुराना बुली डोयुन ली। और अब आगे अभी हमें दिखाया जाता है डोयुन ली का पास्ट, जब वो दाजुन को बुली कर रहा था। उसने उससे कहा था कि दाजुन साले तू हमेशा ऐसे मेरे नीचे ही रहेगा। पर तभी दाजुन अपनी क्रीपी स्माइल के साथ खड़ा होता है और उसे अचानक से धक्का मार के ट्रक के सामने धकेल देता है। और इसी के साथ डोयुन ली जागता है अपने घर में, यानी कि अभी वो सपना देख रहा था। मतलब पिछली बार जब वो हॉस्पिटल में जगा था तब से लेकर अब तक कुछ टाइम बीत चुका है और अभी वो अपने घर में है। फिर हमें दिखाया जाता है अगले दिन का सीन और साथ ही हम देखते हैं डोयुन ली के दोनों चमचों को, जो उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि वो कोमा से जाग भी गया है और उसे डिस्चार्ज भी कर दिया गया है, पर वो अभी भी उस एक्सीडेंट के आफ्टर इफेक्ट से जूझ रहा है। तभी वो दोनों देखते हैं कि वो साक्षात उनसे मिलने भी आ गया है। वो आते ही इन दोनों से कहता है कि अबे सालो, मैंने तुम लोगों से पहले ही कहा था कि सारे बंदों को इकट्ठा करो, तो तुम दोनों अकेले यहाँ पर कर क्या रहे हो। चमचा नंबर 1 उससे बताता है कि दूसरे लोग यहाँ पर नहीं आ सकते, क्योंकि अगर आ गए तो उनके लिए ही तकलीफ ज्यादा बढ़ जाएगी। दाजुन मुझे भी बराबर धो चुका है और उसके साथ वाला बंदा, उसने तो और भी कई सारे लोगों को पेला है। ये सुन के डोयुन ली को और ज्यादा सदमा लगता है कि इतनी अंदरूनी बात हमको पता ही नहीं थी। पर चमचा फिर उसे दाजुन के कारनामे और स्कूल की नई वायलेंस कमेटी के बारे में बताता है। तो डोयुन गुस्से में उन लोगों से ही कहता है, इधर मेरे लगे पड़े हैं और तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हारी तरह दुबक के बैठा रहूं? क्या इतना बड़ा वाला सी लगता हूँ? माथे पे कुछ लिखा है मेरे? यानी कि वो गुस्से में अभी भी दाजुन के साथ पंगे लेने की बात करता है। तभी डर के मारे उसका चमचा उसका हाथ हटाता है और ऐसा करते ही डोयुन ली नीचे गिर जाता है। यानी कि ना उसकी बॉडी की कंडीशन अच्छी है और ना ही पैर की। वो उठकर उन दोनों से अगेन झगड़ने लगता है कि तुम दोनों साले इतने बड़े दोगले हो कि तुम में से एक भी मुझे हॉस्पिटल में विजिट करने तक नहीं आया। एंड फिर वो उन लोगों को फक ऑफ बोल के निकल लेता है। वो दोनों भी उसके बारे में कहते हैं कि लगता है इसके पैर के साथ साथ दिमाग पे भी चोट लग गई है। अपनी इस कुपोषण वाली हालत में आखिर साला कर भी क्या लेगा। ओए डोयुन, आखिर तुझे पता भी है कि दाजुन अभी कहाँ पर है? इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं नायोन की स्कूल को, जहाँ पर दाजुन उसको छाता देने आया है, क्योंकि ये काम करने उसको सेठ जी ने भेजा है। पर नायोन देखती है कि दाजुन के साथ साथ यहाँ पर हांगिल भी आया है। क्यों? क्योंकि भाई को फ्री में पिज्जा खाने हैं। उन लोगों को साथ में जाते हुए पीछे से डोयुन ली देख रहा होता है और काफी ज्यादा गुस्सा होता है। अब डोयुन यहाँ पर इसीलिए आया क्योंकि उसको ये खबर उसके चमचे ने दी थी। उसने कहा था कि दाजुन अभी जुंगरान हाई के आसपास ही दिखता रहता है। डोयुन कहता है कि वो तो मेरे दोस्त इल्टेक की स्कूल है, तो मैं बस उसे कॉल करेगा और मेरा काम हो जाएगा। पर तभी उसका चमचा उसे बताता है कि भाई इल्टेक तो गियो, दाजुन भाई ने उसको इतना मारा कि वो गायब भी हो गया। वेल, चमचे की बात पर डोयुन ली को जरा सा भी भरोसा नहीं होता। वो लगातार इल्टेक को कॉल करता ही रहता है, पर इल्टेक की तरफ से उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता। तभी वो देखता है कि दाजुन लोगों के आगे 4-5 बंदे मिलकर एक अंकल की पिटाई कर रहे थे। तो हांगिल उनसे कन्फ्रंट करता है और अगले ही पल उन लोगों में फाइट शुरू हो जाती है। हांगिल के कहने पर दाजुन एक साथ 2 बंदों पर टूट पड़ता है और उसकी खतरनाक फाइटिंग स्किल देखकर डोयुन ली की फट के हाथ में आ जाती है कि क्या सही में ये बंदा दाजुन है। तभी उन लफंगों में से एक बंदा अपने पार्टनर से कहता है कि शायद से हमारे सामने वाला ये बंदा हांगिल जो है और इसी वजह से हमें इससे पंगा नहीं लेना चाहिए। हांगिल भी लाइक कि अबे साले, मेरे बारे में तुम कैसे जानते हो? पर वो लोग दुम दबा के वहाँ से निकल लेते हैं। नायोन उस बेचारे अंकल को संभालती है और हांगिल उनको कहता है कि इस नेबरहुड
इंस्टीट्यूट के अंदर ऐसे लोगों से आर्ग्यूमेंट नहीं किया करते चचा, अपना ध्यान रखा करो, हर बार हम बचाने नहीं आएंगे। तो चाचा कहते हैं कि मेरे उनसे टकराने के बाद वो लोग जानबूझ के मेरे पीछे आए, फिर मुझे घेरने के बाद मेरी आईडी को चेक किया और मुझ पर बरस पड़े। ये चीज बिल्कुल वैसी है कि किसी ने मेरी सुपारी दी हो। ये सुन के हांगिल को ये वाला मैटर कुछ जाना पहचाना लगता है। उसे लगता है कि वो लोग वापस आ गए। अब ये कौन लोग है ये हमें आगे ही पता चलेगा, लेकिन अभी हमें दिखाया जाता है कि डोनली छुपकर उनकी ये सारी हरकतों को देख रहा था। वो कुछ हद तक ये समझ जाता है कि सच में दाजुन इल्टेकियो को भी हरा चुका है, और अब ये चीज दाजुन के बारे में सोचकर उसके भी हाथ कांपने लगते हैं। उसे दाजुन से डर लगने लगता है। तभी उसको चिढ़ाते हुए एक बंदा अपना हाथ उसके कंधे पर रखता है एंड जब डोनली उससे कन्फ्रंट करता है तो अगले ही पल वो बंदा उसके गाल पर एक चमेट दे मारता है और उसे कहता है कि चल साले रोकड़ा निकाल, अपना जेब खाली कर। तो अगले ही सेकंड डोन उसके मुंह पर एक मुक्का जड़ देता है एंड फिर हमें सिर्फ कुटाई की आवाजें सुनाई देती है। हम देखते हैं कि वो जो दो बंदे थे ना, उन लोगों ने मिलकर डोन का कुत्ता बना दिया है और वो लोग बारी बारी से उसको उतना पीटते हैं कि डोनली भीख मांगने लगता है कि प्लीज मेरे को जाने दो। वो बंदा उसे कहता है कि तुझे मैं जाने तो दूंगा, पर पहले तेरी वजह से जो ये मेरी आइसक्रीम नीचे गिरी है ना, उसे जमीन से रगड़ते हुए खा, बिल्कुल एक कुत्ते की तरह उसे निकल। इस एग्जैक्ट मोमेंट पर डोनली को याद आती है वो सारी चीजें जो वो दाजुन के साथ करता था। वो डर के मारे उस आइसक्रीम को खाने ही वाला था, पर तभी उस बुली का दोस्त जमीन पर लहूलुहान हालत में पड़ता है और अगले सेकंड उस बंदे को भी किसी ने एक ही पंच में लिटा दिया था एंड ये चीज करने वाला और कोई नहीं बल्कि दाजुन था। वो उसे कहता है कि क्या भाई तू ठीक तो है ना, क्योंकि दाजुन को तो पता ही नहीं है कि नीचे पड़ा बंदा डोनली है, पर वो दाजुन की आवाज से उसे पहचान लेता है। पर दाजुन भाई का ऑरा इतना खतरनाक था कि डोनली की वहाँ पड़े पड़े भी फट रही होती है और तभी उसे अपना पास्ट याद आता है जब वो बचपन में मोटा गोटा हुआ करता था एंड इसी वजह से बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे और उसको भी बुली करते थे। लेकिन एक दिन अचानक से मोटे डोनली ने उन सारे बच्चों को अपनी मुट्ठी से पेल दिया एंड इसके बाद उसकी लाइफ में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं आया जो उसको नीचा दिखाए, पर अभी उसे दाजुन के सामने नीचे देखना पड़ रहा है। दाजुन उसको जमीन से उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो डर के मारे खड़ा होकर आगे निकल लेता है कि मेरे को नहीं चाहिए तेरी मदद। एक तो बेचारे की टांग वैसे ही पहले से टूटी हुई है तो भाग भी नहीं सकता और इतने में ही बारिश भी शुरू हो जाती है। नहीं नहीं तुम टेंशन मत लो, यहाँ पर गन नहीं आएगा। हम देखते हैं कि डोन सुमड़ी में निकल रहा होता है। ये देख के हांगिल भी दाजुन को कहता है रहने दे भाई, उसको तेरी मदद नहीं चाहिए, और तब तक डोन उनसे अच्छी खासी दूरी पर आ चुका होता है। लेकिन अभी भी साले के दिमाग में वही आइडिया चल रहा है कि मैं अगली बार आएगा तो बहुत सारे बंदे लेके आएगा और दाजुन का किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर देगा। तभी पीछे से कोई उसके सर पे छाता लगा देता है एंड अगेन ये करने वाला भी दाजुन ही था। एक तो इसको भी बहुत ज्यादा मदद करने की चुल है, पक्का एक ना एक बार ये भी गू खा के ही मानेगा। वेल सच कहूँ तो दाजुन बेचारा दिल का इतना अच्छा है कि वो किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता, इसीलिए वो इस बारिश में इसको छाता ऑफर कर रहा था। लेकिन ये हरामी मानुष इसे भी ठुकरा देता है और बिना पलटे ही दाजुन को कह देता है प्लीज जस्ट गेट लॉस्ट। एंड डोन की ये आवाज सुनकर दाजुन को थोड़ा थोड़ा सा अनयूजुअल फील होता है कि ये आवाज तो किधर देखेला लगता है। लेकिन फिर वो लोग भी अपने अपने रास्ते निकल लेते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि धुआंधार बारिश के अंदर डोनली फुट ओवर को क्रॉस कर रहा होता है, तभी चलते हुए उसके पैर लड़खड़ाते हैं और वो औंधे मुंह गिर जाता है। वो ये समझ गया था कि अब मेरी बची हुई जिंदगी ऐसे ही बीतने वाली है, लोग मुझे आज भी वैसा ही कचरा समझेंगे जो बचपन में समझते थे। तो इस चीज के प्रॉपर सॉल्यूशन के लिए वो ये डिसाइड करता है कि मैं इस फुट ओवर से ही टपक जाएगा, बस एक कदम और जिंदगी खत्म होने के बाद मजे ही मजे। लेकिन तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हांगिलजो का फार्म, जिसके अंदर अभी इन लोगों की प्राइवेट मीटिंग चल रही होती है क्योंकि दाजुन भाई का फाइटिंग लेसन फाइनली ओवर हो चुका है। तो फाइटिंग की इस डिग्री के तौर पर हांगिल दाजुन को अपनी जैसी सेम हुड्डी देता है और वो लोग इस सस्ती सेरेमनी को एंजॉय कर ही रहे होते हैं। तभी डेओप दाजुन को कहता है कि चलो अब टाइम आ चुका है कि हम सबको मिलकर तुम्हारी हाई स्कूल में जाना चाहिए। दाजुन भी लाइक भाई वहाँ पर बिरयानी थोड़ी ना बट रही है, अगर तुम सब वहाँ आकर क्या करोगे। तो वो लोग कहते हैं कि दाजुन अब तुम हांगिलजो के फार्म के ऑफिशियल मेंबर हो, हम लोग बस तुम्हारी तरक्की देखने आएंगे, तुम बस फाइट करना और कोई भी चीज अगर गलत लगे तो इशारा कर देना। यानी कि इन लोगों की प्लानिंग होती है कि अब बहुत ही जल्द दाजुन अपनी पुरानी हाई स्कूल को भी टेक ओवर करेगा। दाजुन बैकग्राउंड में कहता भी है कि पिछले कुछ महीनों में मेरी लाइफ पूरी की पूरी बदल गई, मेरे अंदर जो वो अकेलापन और खलन थी वो सब मेरी इस नई फैमिली की वजह से दूर हो चुका है, तो बस तैयार रहना,
बहुत जल्द वो दिन आएगा जब हम उस स्कूल में जाएंगे। इधर बेचारा डोयनली परमानेंटली सदमा गैंग का मेंबर बन चुका होता है और बस यहाँ से कूदने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसके फोन पर कॉल आता है इल्टेक हियो का। डोयनली, सुना है तू कोमा से बाहर आ गया, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि जागते ही सीधा तुझे मेरी याद आ गई। इधर डोयन उसको धड़ाधड़ अम्मा बहन की गालियां सुना रहा होता है, क्योंकि पूरे दिन कॉल करने के बावजूद इल्टेक ने कोई जवाब नहीं दिया और अभी बस वो 1-2 सेकंड लेट हो जाता ना तो डोयनली तो टपकने ही वाला था। इल्टेक सीधा डोयनली से दाजुन के बारे में ही सवाल करता है कि अब तक तो तूने उसे देख ही लिया होगा कि वो पहले से कितना ज्यादा बदल चुका है, और साथ ही वो कहता है कि तू चिंता मत कर डोयन, मैं दाजुन को निपटाने का इंतजाम भी कर लूंगा। सामने से डोयन भी उसको कहता है कि तुझको तो जुंगरान हाई से ही निकाल चुके हैं तो तू क्या ही कर लेगा। पर तभी हम देखते हैं कि इल्टेक जिस रूम में मौजूद है वहाँ पर कुछ और भी लोग हैं जो एक बंदे के दांत उखाड़ रहे हैं, और उस बंदे की चीखें फोन पर सुनकर डोयन भी डर जाता है। इल्टेक आगे उसे कहता है कि अभी मैंने एक ऐसा ग्रुप ज्वाइन किया है जहाँ पर मैं जुंगरान हाई से कहीं ज्यादा मजे करता हूँ। क्या तूने कभी हैंगवांग के बारे में सुना है? हम लोग चोरी, डकैती, मर्डर, हाफ मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, मतलब जो जितने पैसों की सुपारी देगा उसका उतना काम हो जाएगा। वो आगे डोयन को बताता है कि ये पूरी जगह ऐसे खूंखार खतरनाक अपराधियों से भरी हुई है, तू बस पैसा फेंक, फिर देख मैं इन लोगों के साथ मिलकर दाजुन की क्या हालत करता हूँ। तो डोयन कहता है कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि दाजुन के साथ ये सब अभी हो, मैं चाहता हूँ कि दाजुन के साथ इससे भी बुरा हो। मुझे अब बस इस घटिया जिंदगी से छुटकारा चाहिए। टू नॉट डाई, I have to kill him। यानी कि हांगिल जो कि पूरे फार्म का दुश्मन हैंगवांग ऑर्गेनाइजेशन और दाजुन के पास्ट के दोनों बुलीज अब एक साथ मिल चुके हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि अंधेरी रात में कई सारे बंदे मोहल्ले का चप्पा चप्पा छान मार रहे होते हैं किसी को ढूंढने के लिए, और जिस बंदे को वो लोग ढूंढ रहे होते हैं वो होता है ये टोपीबाज, और यही बंदा बैकग्राउंड में हमें बताता है शिट, साले हैंगवांग के कमीने अब मेरे पीछे पड़ गए। पर तभी सीन शिफ्ट होने के साथ सुबह हो जाती है मामू। हम देखते हैं कि दाजुन अपनी तिहाड़ी पे जा रहा है, लेकिन अब भी उसके दिमाग में नायुन के ख्याल है। अपना भाई ये सोच रहा होता है कि एक बार बस मेरा रिवेंज खत्म हो जाए, उसके बाद मैं सीधा सेठ जी से नायुन का हाथ ही मांग लूंगा। लेकिन कुछ ऐसी चीज थी जो उसके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चल रही, और वो चीज हांगिल ने पिछली रात को सबको बताई थी कि अपना अपना ध्यान रखना, हैंगवांग के बंदे अगेन हमारे एरिया में एक्टिव हो गए हैं। वो कहता है कि जो भी लोग हमारे सबसे ज्यादा करीब है, हो सकता है कि हैंगवांग उनको ही सबसे पहले टारगेट करे। और दाजुन के करीब कौन होता है? ऑब्वियसली पिज्जा प्लेस, सेठ जी और नायुन। तो वो डिसाइड करता है कि मैं इनको प्रोटेक्ट करूंगा। भाई जैसे ही दुकान का दरवाजा खोलता है तो देखता है कि सेठ जी के हाथ में तो ऑलरेडी प्लास्टर लग चुका है। उसे लगता है कि ये चीज भी हैंगवांग ने ही की है, लेकिन सेठ जी उसे कहते हैं कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, कल रात को मैंने 69 ml के 2-4 पैक मार लिए थे, तो अपनी भावनाओं में चलते हुए मैं थोड़ा सा लुढ़क गया। ये वाला अपडेट लेने के बाद दाजुन स्टोर रूम में यूनिफॉर्म पहनने जाता है, एंड तभी देखता है कि नायुन वहाँ पर किसी और लौंडे के साथ है। अब वैसे तो वो इस नए बंदे को कॉस्ट्यूम पहना रही है, लेकिन दाजुन के नजरिए से ये पोजीशन थोड़ी सी ऑकवर्ड है। ये बंदा पिज्जा पापा का नया एम्प्लॉय है जो दाजुन के साथ ही काम करेगा जब तक सेठ जी का हाथ ठीक नहीं हो जाता। इसका नाम है शोंगो और ये दाजुन से 1 साल छोटा है। फिर दाजुन उसे पिज्जा की चक्री घुमाना दिखाता है, थोड़े से बर्तन धुलवाता है, फिर खुद धो के बताता है कि ऐसे किया जाता है। एंड जब भी कभी उससे गलती होती है तो दाजुन उसको सुधार भी देता है। नायुन उसे कहती भी है कि चिंता मत करो शोंगो, दाजुन भी ये सब धीरे धीरे सीखा है तो तुम भी सीख जाओगे। फिर इन लोगों का ब्रेक टाइम आता है, तब शोंगो सामने से दाजुन को सिगरेट ऑफर करता है। अब दाजुन डींगे हाँकने के लिए उसके साथ बाहर तो आ गया होता है, लेकिन भाई को सिगरेट पीना ही नहीं आती। अब इसी दौरान इन दोनों के बीच में अच्छी खासी बातचीत होती है। तब शोंगो दाजुन की तारीफ करता है। उसके बाद दाजुन ने उसे पूछा होता है कि आखिर तुम इतनी कम एज में काम क्यों कर रहे हो? तो शोंगो कहता है कि मैं भी घर से भागा हुआ हूँ, और उसके भी अपने रीजंस होते हैं कि वो स्कूल में भी नहीं जाना चाहता और अपने घर पे भी नहीं। दाजुन बेचारा इस चीज से रिलेट कर पाता है क्योंकि उसे भी ये सेम चीज हिट करती है। वो भी शोंगो को कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह घर से ही भागा हुआ हूँ, लेकिन अगर सच कहूँ तो घर से भागने पर अगर तुझे ऐसा लगता है कि तू आजाद है तो ये तेरी सबसे बड़ी गलतफहमी है लौंडे, बिकॉज स्ट्रीट्स आर मोर डेंजरस प्लेस। पर तू चिंता मत कर क्योंकि अब से दाजुन भाई तेरे साथ है। दाजुन फुल स्वैग में उल्टी सिगरेट फूंकता हुआ कहता है कि अगर तुझसे ये बर्दाश्त भी नहीं होता तो चिंता मत कर, भागने की कोई जरूरत नहीं है। और ये शाम भी ऐसे ही बातों बातों में बीत जाती है। फिर
फिर सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पर और दाजुन देखता है कि शोंगो बस एक ही दिन में मास्टर हो गया है। भाई ने बर्तन भी चकाचक धो दिए होते हैं और पिज्जा भी सटासट सर्व करता है। भाई इतना हैंडसम होता है कि कस्टमर की लाइन लग गई होती है। सेठ जी खुश, नायन खुश, लेकिन दाजुन बेचारे से ये सहा ही नहीं जाता कि नायन शोंगो को शाबाशी दे रही है। वो तुरंत ही शॉप से बाहर भाग लेता है। उसे ये चीज इतनी ज्यादा दिल में इसलिए लगी होती है क्योंकि उसे शक होता है कि कहीं नायन अपने मन में शोंगो के लिए फीलिंग डेवलप ना कर ले। तभी वो टोपीबाज बंदा अचानक से दाजुन के पीछे आता है और उसे कहता है कि मुझे कहीं पे छुपा लो, मेरे पीछे कुछ खतरनाक बंदे पड़े हैं। वेल दाजुन ने उसकी हेल्प करने के लिए उसको एक गली के खोपचे में छुपा लिया होता है, पर उसके मन में अभी भी सवाल होते हैं कि आखिर क्यों वो लोग तेरे पीछे पड़े हैं। तो वो टोपीबाज कहता है कि वो तो इसलिए क्योंकि मैं एक फेमस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है जिसका नाम है हांगिल जो फार्म है। ये कब हुआ? अरे भाई तुझे हांगिल के फार्म के बारे में पता है तब तो तू हैंगवांग को भी जानता ही होगा। आखिर हम ही लोगों ने तो उनको ठिकाने लगाया था। दाजुन भी लाइक अच्छा और आगे? आगे कुछ नहीं, बस सब बढ़िया, आप बताओ। ये सुन के दाजुन उसे कहता है कि आखिर तू इतना ही पावरफुल है तो वो लोग तेरे पीछे क्यों पड़े हैं? सो टोपीबाज कहता है कि वो लोग हैंगवांग के बंदे हैं। एंड यहाँ पर दाजुन के मुंह से निकल जाता है क्या हैंगवांग हमारे पीछे है? एंड तभी वो बंदे उस खोपचे में भी पहुंच चुके होते हैं और आते ही टोपीबाज की धुलाई शुरू। उनमें से एक बंदा दाजुन को कन्फ्रंट करता है कि साले निकल ले यहाँ से। तो दाजुन सामने से उसे बस एक ही चीज पूछता है कि क्या तुम हैंगवांग से हो? वो कहता है हाँ, और अगले ही पल उसके मुंह पर पड़ता है दाजुन का मुक्का। वो टोपी को कहता है कि अबे साले तू तो हम में से एक है ही नहीं, तू हांगिल जो के फार्म का नहीं है, तो आखिर हमारे बारे में झूठ क्यों फैला रहा है? हमारा नाम खराब करना बंद कर। और ये बोलने के साथ दाजुन तैयार होता है 1 वर्सेस ग्रुप की फाइट के लिए। लेकिन तभी उन हैंगवांग के लफंगों में से एक दाजुन को पहचान जाता है कि अबे साला ये तो वही लौंडा है जो उस रात अबेंडन फैक्ट्री में ग्युंगचॉन के पैर को काट रहा था। मतलब ये साला बंदा असल में हांगिल जो के ग्रुप का पार्ट है। इन लोगों को सच में ऐसा लगता है कि दाजुन उन सब में से सबसे वीक है क्योंकि लास्ट फाइट में भी ये पेला गया था, तो ये लोग उससे पंगा लेने का ट्राई करते हैं। लेकिन बाकी दो बंदे इस चीज में एग्री नहीं होते। मे भी शायद इनको ऊपर से ऑर्डर आया है कि हांगिल जो के फार्म के साथ पंगा नहीं लेना है। लेकिन तभी दाजुन बस एक ही मुक्के में उस बंदे को धराशायी कर देता है। ये देखकर वो दोनों बंदे भी दाजुन पर अटैक करते हैं, लेकिन दाजुन उन लोगों को इजीली डिफीट कर देता है। ये देखकर उस टोपीबाज की भी फट जाती है और वो समझ जाता है कि ये बंदा सच में हांगिल जो के फार्म का मेंबर है। तो वो पतली गली पकड़ के निकलने वाला होता है, पर तभी दाजुन उसे रोक लेता है और कहता है कि इतनी आसानी से तो हैंगवांग वाले हांगिल जो के फार्म से पंगा नहीं लेते, और तू दुनिया भर में ढिंडोरा पीट रहा है कि तू हांगिल जो के फार्म से है। तो अगर तू इतने ही पावरफुल फार्म का है तो ये लोग तेरे पीछे काहे को पड़े हैं बे? बता साले, वरना तुझे इसी गली में गाड़ दूंगा। एंड यहाँ वो टोपीबाज रिवील करता है कि भाई मैं तो हैंगवांग का पार्ट है। ये सुन के दाजुन उसको भी बचाने वाला होता है, पर तभी वो उसे रुकने को कहता है कि पहले मेरी बात सुन लो। मैं पहले हैंगवांग में हुआ करता था, लेकिन अब मैं उनमें से नहीं हूँ क्योंकि उन लोगों ने ही मुझको धोखा दिया है। दाजुन भी लाइक क्या भड़वे भी भड़वों को धोखा देते हैं क्या? वेल टोपीबाज बताता है कि ग्युंगचॉन के जाने के बाद हैंगवांग ने इस एरिया का बिजनेस मॉडल ही बदल डाला। अब वो लोग सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर सुपारी लेकर ही काम करते हैं, वहीं चोरी डकैती किडनैपिंग वगैरह वगैरह। मतलब ये बंदा वही बात बता रहा है जो इल्टेक हियो ने डोयुन को कही थी। और अभी वो दाजुन को झाड़ियों में से वो रीजन दिखाता है कि आखिर हैंगवांग ने उसको धोखा कैसे दिया। वो दाजुन को दिखाता है एक अंकल और कहता है कि ये सब उस इंसान की वजह से हुआ है। एंड दाजुन तुरंत ही उस अंकल को पहचान लेता है क्योंकि पिछली रात दाजुन ने इनको बचाया था। हाँ, इसी इंसिडेंट को डोयनली दूर खड़ा होकर देख रहा था ना। तो दाजुन टोपीबाज को बताता है कल रात मैंने ही बचाया था इस अंकल को। और ये सुन के टोपी को गुस्सा आने लगता है कि आखिर वो लोग इतनी जल्दी अटैक कैसे कर सकते हैं। वो बंदा पूरे एरिया का डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव है और साथ ही मेरा अपना बाप भी। इसी के साथ हमें टोपीबाज का थोड़ा सा पास्ट दिखाया जाता है जब उसका यही बाप उसे पढ़ाई को लेकर कोस रहा था और इसी वजह से वो घर से भाग गया और अपनी रनवे लाइफ एंजॉय करने लगा एंड ज्वाइन हो गया हैंगवांग के साथ। अब शुरुआत में तो सब कुछ सही चला, लेकिन जब उसने उन सब के कारनामे देखे तो टोपीबाज की टोपी फट गई। और जब उसे इस चीज का रियलाइजेशन हुआ तब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि हैंगवांग के व्हाट्सएप ग्रुप में किसी ने इसके बाप की ही सुपारी दे डाली थी। उसे एक बार को ऐसा लगा कि जिन बंदों के साथ वो अब तक घूमा है वो उसकी मदद करेंगे और उसके साथ कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन हैंगवांग का उसूल कहता है कि चाहे रिश्तेदारी टूटे कॉन्ट्रैक्ट कभी ना छूटे। तो टोपीबाज ने टोपी घुमाई और निंजा टेक्निक के साथ उस कॉन्ट्रैक्ट मनी को ही टपा लिया।
क्योंकि बिना पैसों के तो वो लोग काम करेंगे ही नहीं। एंड दैट्स द रीजन कि हैंगवांग चप्पे चप्पे में इसको ढूंढ रहा है। दाजुन उसे कहता है कि भाई तू बोल रहा था कि तुझे अपने बाप से नफरत है, लेकिन तेरी हरकतों से ऐसा लगता नहीं है। एंड साथ ही वो टोपीबाज के सामने ये रिवील करता है कि तेरा बाप असल में बहुत अच्छा इंसान है। वो उस रात की पिटाई के बावजूद भी तुझको ही खोज रहा था। दाजुन इसको इसीलिए नहीं पहचान पाया क्योंकि उसका बाप इसकी पुरानी फोटो का यूज कर रहा था। और साथ ही यहाँ पर हमें इस टोपीबाज का नाम भी पता चलता है, जो कि है इनवा जियोंग। वो जियोंग को कहता है कि तेरे बाप ने मुझसे कहा था कि मेरा बेटा अगर तुमको कहीं पर भी मिले तो उसको मेरी तरफ से सॉरी कहना। और ये सारी चीज सुनने के बाद टोपीबाज जियोंग की आंखों से आंसू आने लगते हैं। उसे देखकर दाजुन को शोंगो की याद आती है और वो जियोंग को भी कहता है कि मैं तेरी भी मदद करूंगा लौंडे। कम से कम उसकी सिचुएशन दाजुन के जैसी तो नहीं है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है रात पर और हमें दिखाई जाती है एक पॉन शॉप, जिसके अंदर ग्युंगचॉन एक बंदे की कुटाई कर रहा होता है क्योंकि उसके ग्रुप के ये बंदे आज दाजुन से हार कर आए हैं। यहाँ पर उसका आधा जला हुआ चेहरा भी दिखाया जाता है और तभी उसके पीछे से एक हट्टा कट्टा मैंडियोक जैसा बंदा आकर उसको झुका देता है। इस खतरनाक बंदे का नाम होता है गेंगार्क बे और ये होता है हैंगवांग का एग्जीक्यूटिव यानी कि ग्युंगचॉन का बॉस। और अभी उसने खड़े खड़े ग्युंगचॉन को अपनी एक ही दरखास्त में बर्खास्त कर दिया होता है कि अब से तू हैंगवांग का पार्ट नहीं है, क्योंकि उसने फालतू में हांगिलजो के फार्म से पंगा लिया था और इसके इसी कांड की वजह से इनके बिजनेस में काफी बड़ा डैमेज हुआ है। इसने पहले ही ग्युंगचॉन को वार्न किया था कि तू हांगिलजो से पंगा मत लेना, लेकिन ये कुत्ते की तुम तब नहीं माना और अभी ये अपने बॉस को ही धमका रहा है। वो उसको ब्लैकमेल करते हुए कहता है कि अगर मुझे बाहर किया तो मैं सबकी पोल खोल देगा। तो गेंगार्क बस एक ही मुक्के के अंदर ग्युंगचॉन को उड़ा के दूर फेंक देता है कि ले अब खोलते रहियो। ग्युंगचॉन, तेरा ये हश्र इसीलिए हुआ है क्योंकि तूने लाइन क्रॉस की। अगर गलती से भी तूने अपना मुंह बाहर खोला तो मैं खुद तुझे जमीन के 6 फीट नीचे गाड़ दूंगा। उसको निपटा कर वो निकल ही रहा होता है, तभी उसको एक बंदा कहता है कि अगर तुम ऐसे ही काम करते रहे तो हम भी पकड़े जा सकते हैं। वेल ये बंदा भी हैंगवांग का एग्जीक्यूटिव है और इसका नाम है जोंगनिम। गेंगार्क उसे कहता है कि चिंता मत कर क्योंकि तू भी तो इसमें शामिल है। हम हांगिलजो के पूरे फार्म को खत्म करेंगे क्योंकि वो हैंगवांग के लिए खतरा है। जोंगमिन कहता है कि अब तो हमें उनके पूरे फार्म की सुपारी भी मिल गई है और वो देने वाला कौन है? ऑब्वियसली डोयनली, यानी कि इनका क्लाइंट एक स्कूल का लौंडा है। बट गेंगार्क की प्लानिंग ये होती है कि वो हांगिलजो के फार्म को खत्म करना तो चाहता है लेकिन उन सबको मारना नहीं चाहता बल्कि उनका अपने बिजनेस में यूज करना चाहता है। जोंगमिन कहता है कि तुझे सही में ऐसा लगता है कि ये सब होगा? मैं नहीं चाहता कि तेरी हालत भी ग्युंगचॉन की तरह हो। तो चिंता मत कर लाले, मैं जब चाहूँ तब उनको खत्म कर सकता हूँ। उनकी जिंदगी मेरे हाथ में है क्योंकि मैं पहले ही अपना एक मोहरा उनके बीच प्लांट कर चुका हूँ। यानी कि पक्का शोंगो और जियोंग में से कोई एक हैंगवांग का इम्पोस्टर बनकर दाजुन के करीब आया है। भाई मानना पड़ेगा ये ट्विस्ट अनएक्सपेक्टेड था, कतई किडनी टचिंग प्लॉट। अगले सीन में हम देखते हैं कि पिज्जा पापा के अंदर दाजुन शोंगो और जियोंग को एक साथ मिलवाता है और सही में यार ये अपनी ही बर्बादी की स्क्रिप्ट लिख रहा है। वेल दाजुन का मोटिव ये होता है कि ये दोनों बंदे की सिचुएशन कुछ कुछ सेम टू सेम है तो ये दोनों एक दूसरे के काम आ सकते हैं और रनवे किड्स होने के बावजूद भी स्ट्रीट पे सरवाइव कर सकते हैं। वेल जियोंग यहाँ पर हांगिलजो के फार्म की थोड़ी तारीफ करता है और शोंगो को ये बताता है कि रनवे फार्म में रहना इतना आसान नहीं है लाले। इस एरिया के अंदर बाकी जितने भी फार्म है वो सारे बस पंचिंग बैग्स की तरह है जिनको कोई भी कभी भी धोकर चला जाए एक्सेप्ट हांगिलजो। अगर तू सही में सरवाइव करना चाहता है तो सीधा सीधा हैंगवांग ही ज्वाइन कर ले। दाजुन कहता है कि अबे साले 1 मिनट में पलट गया तू तो। लेकिन जियोंग का कहने का मतलब ये होता है कि दाजुन कभी सड़कों पर उतना नहीं रहा जितना मैं रहा हूँ, तो मैं ये जानता हूँ कि सड़कों पर चीजें कैसे काम करती है। इसके बाद वो शोंगो से उसकी सिचुएशन के बारे में पूछता है कि ऐसा तो कौन सा रीजन है जिसकी वजह से तू घर से भाग के सड़कों पर आ गया। तो शोंगो इस चीज को अपने फ्लैशबैक के थ्रू बताता है, मेरी फैमिली काफी ज्यादा अच्छी थी लेकिन एक एक्सीडेंट के अंदर मेरी मॉम की डेथ हो गई, पर उसके बाद भी मेरे पापा ने मुझे खुश रखने में कोई भी कमी नहीं रखी। इवन उन्होंने दूसरी शादी भी की और मेरी स्टेप मदर भी मेरा अच्छे से ख्याल रखती थी। लेकिन ये सारी चीजें अचानक से तब बदली जब मेरी स्टेप मदर और मेरे पापा का एक और बच्चा हुआ। उसके बाद से शोंगो की स्टेप मॉम उस पर ध्यान ही नहीं देती थी, इवन उसकी पिटाई भी करती थी और ये सारी चीज वो अपने डैड को नहीं बता पाता था क्योंकि वो अपने पापा की दुनिया अगेन उजाड़ना नहीं चाहता। सो अभी के लिए उसके पास बस एक ही रास्ता था कि वो घर से भाग जाए, तो उसने वही किया। ये सुन के दाजुन भी सैड होता है और कहता है कि मैं भी घर से भागा हुआ हूँ तो मैं इस पे ज्यादा ज्ञान नहीं फैलना चाहूंगा, लेकिन एक बात तो साफ है कि अगर तेरा बाप सच में तुझको प्यार करता तो तुझे घर से जाने ही ना देता। तो अभी के लिए सही वक्त है कि तू अपने बारे में सोच, साइड
साइड में से जियोंग भी कहता है कि हाँ भाई बिल्कुल सही, अपुन ने कुछ पैसे कहीं से टपाए हुए हैं, एक काम करते हैं कि फर्स्ट क्लास खोली ले लेते हैं और वहाँ पर दोनों भाई साथ में रहेंगे। फिर इन्हीं सारी बातों के बीच शोंगो जियोंग को उसके बाप के बारे में पूछता है तो दाजुन और जियोंग उसे बताते हैं कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमें हैंगवांग से भिड़ना ही होगा, लेकिन दिक्कत ये है कि उनकी तादाद हमसे काफी ज्यादा है। तो शोंगो उनको एक सिंपल आइडिया देता है कि क्यों ना हम सीधा उस सुपारी देने वाले को ही टारगेट करे और उससे कुछ भी करके कन्विंस कर ले कि वो अपनी सुपारी वापस ले ले। वेल ये चीज पॉसिबल हो सकती है क्योंकि जियोंग ने जब कॉन्ट्रैक्ट के पैसे टपाए थे तब उसने लेजर बुक के अंदर उस नाम को भी देख लिया था जिसने उसके बाप की सुपारी दी थी। तो यहाँ से उनकी हल्की फुल्की प्लानिंग शुरू हो जाती है। जियोंग दाजुन को उसकी मदद के बदले थैंक्स कहता है और दाजुन कहता है कि मैं इतना तो कर ही सकता हूँ क्योंकि तुम दोनों मेरे छोटे भाई जैसे हो। फिर यहाँ पर थोड़ी सी मस्ती चलती है और वो लोग अपने अपने रास्ते निकल लेते हैं। फिर हमें सिर्फ आती है एक फोन की आवाज और उस कॉल पर एक बंदा कहता है कि ये मैं बोल रहा हूँ। जहाँ तक मुझे लगता है तो ये दाजुन काफी ज्यादा सॉफ्टी है, क्या हम प्लान में आगे बढ़े या फिर अभी के लिए सिर्फ उस पर नजर रखनी है। एंड ये कन्वर्जेशन के दौरान पता नहीं क्यों हमें जियोंग का फेस थोड़ा सा सस्पिशियस लगता है। वेल वो मिस्टीरियस बंदा बात कर रहा होता है गैंगार्क से, यानी कि ये कॉल करने वाला जियोंग या शोंगो में से ही कोई एक है। सीन शिफ्ट होता है और हम अगेन आते हैं हांगिलजो के फार्म पर और अभी दाजुन ने इन सबको जियोंग की हेल्प करने को कहा होता है, लेकिन सब लोग उससे टोटली डिसएग्री होते हैं। डेओप उसे कहता है कि साले तेरे भेजे के अंदर भेजा है कि नहीं, हम लोगों ने सबका ठेका थोड़ी ना लेके रखा है कि आते जाते सबकी ही मदद करेंगे, हम बस कभी कभार इस नेबरहुड के दुकानदारों की मदद करते हैं। लेकिन कोई बंदा घर से भागा हुआ है और अपने नेबरहुड का भी नहीं है तो आखिर हम उसकी मदद क्या ही कर सकते हैं। इनफैक्ट ग्योंग भी दाजुन को कहती है कि तुम्हें ये सब आसान इसीलिए लगता है क्योंकि तुम्हें तुरंत ही एक अच्छी रनवे फैमिली मिल गई थी, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता बेटा, दुनिया में सभी लोग अच्छे नहीं होते। जब मैं अपने घर से भागकर एक रनवे फार्म के अंदर फर्स्ट टाइम गई थी तो वो लोग मुझे लिटरली रेड लाइट एरिया में बेचने वाले थे। दाजुन बेचारा हांगिल से भी कहता है कि जिस लौंडे की मैं बात कर रहा हूँ उसको घर से भागे हुए ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ और वो एक अच्छा बंदा है। हांगिल कहता है कि हाँ वो अच्छा बंदा होगा, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा था इन सड़कों पर कदम रखने के बाद हमारे अलावा तुम किसी और पर भरोसा कर ही नहीं सकते। इसके बाद सब लोग खा पी के मस्त सो जाते हैं और दाजुन बेचारा जाग रहा होता है क्योंकि उसके दिमाग में अभी भी जियोंग के बारे में ख्याल चल रहे होते हैं। वो कुछ भी करके उसकी मदद करना चाहता है और उसे अपनी रियल फैमिली के अंदर वापस भेजना चाहता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है अगली रात को और हमें दिखाया जाता है एक बार जिसका नाम है मूनलाइट गो का सीक्रेट बिजनेस। वेल यहाँ पर हमारे तीनों लौंडे किसी का पीछा करते हुए आए हैं और वो होता है ये टकलू। ये पूरे एरिया का डिस्ट्रिक्ट डेलीगेंट है और इसी ने जियोंग के बाप की सुपारी दी है, तो इन लोगों को बस इस टकलू से लिपटना है और सुपारी कैंसिल करवानी है। लेकिन टकलू काफी ज्यादा मूड में होता है, वो सीधा बार के अंदर चला ही जाता है। ये देख के दाजुन कहता है कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है भाइयों, हमें वेट ही करना होगा क्योंकि हम लोग माइनर हैं, हमें बार के अंदर एंट्री ही नहीं मिलेगी। लेकिन अगले ही सेकंड वो तीनों बार में होते हैं। व्हाट? वेल ये कलाकारी भी होती है जियोंग की, भाई के पास नकली आइडेंटिटी की भरमार है। वो लोग टकलू को ढूंढते हुए बार का चप्पा चप्पा छान मारते हैं और टकलू तो भाई 8 बैडीज के साथ अकेला मजा लुटा रहा होता है। उसने सारी बैडीज को ऑर्डर दे दिया होता है कि आज तो इतनी पीनी है कि पी पी कर हम लोग बेहोशी हो जाएंगे। वो देखता है कि उसके कहने के बावजूद भी एक बैडी दारू नहीं पी रही होती, तो वो उसके गाल पर एक चपेट बजा देता है और गुस्से में सारी बैडीज को एक ही झटके में बाहर निकाल देता है कि निकलो सालियो, इससे अच्छा तो डेरियस होंग को बुला लेता। लेकिन इसी शोर शराबे के अंदर दाजुन और उसके लौंडे टकलू का पता लगा लेते हैं और जियोंग सीधा उससे मुद्दे की बात करता है कि चल साले टकले, मेरे बाप की सुपारी वापस ले ले, अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तुझे एक्सपोज कर दूंगा। लेकिन टकला उन लोगों से पंगे लेने के मूड में होता है तो वो उल्टा जियोंग के बाप का मजाक उड़ाता है जो उसको बर्दाश्त नहीं होता और वो उसे पीटने ही वाला था। तभी उस रूम के अंदर 3 बंदों की एंट्री होती है। टकलू तुरंत ही उस बंदे को कहता है कि देखिए मिस्टर पार्क, आपके मेहमानों के साथ ये बच्चे क्या कर रहे हैं। अब मिस्टर पार्क और उसके साथ के दोनों बंदे की हाइट बॉडी देखकर शोंगो और जियोंग की यहीं पे फट जाती है कि अब हमसे ना हो पाएगा। ओए दाजुन, साले खड़ा खड़ा देखता ही रहेगा, कुछ करेगा नहीं क्या। हम देखते हैं कि मिस्टर पार्क जियोंग पर एक अटैक बजाने ही वाला होता है, तभी दाजुन बीच में आकर उसके मुंह पर एक स्ट्रेट पंच जड़ देता है। ये देखकर उन दोनों बॉडीगार्ड्स और उस टकले की भी फट जाती है। दाजुन फुल स्वैग में कहता है, तुम दोनों
बस मेरे पीछे रहना, इनको तो मैं देखता हूँ। अब दाजुन ने जिस मिस्टर पार्क को पंच मारा था ना, वो भी अपनी जगह पर खड़ा हो गया होता है और हमें अभी उसके बारे में कुछ चीजें बताई जाती है। हम देखते हैं कि उसके बार की दो लड़की उससे कह रही होती है कि हम लोग आज और नहीं पी सकते, हमारी कैपेसिटी खत्म हो चुकी है। तो ये साला उल्टा उन लोगों को ब्लैकमेल करता है कि अगर तुम लोगों ने क्लाइंट्स को खुश नहीं किया तो मैं तेरी बाप की किडनी निकाल के बेच देगा। लिटरली उसने यही कहा होता है। इससे भी ऊपर उसे अपने क्लब के अंदर माइनर्स जरा भी पसंद नहीं। अगर गलती से भी कोई आ जाता है तो ये उनको काफी गंदा धोता है और ऊपर से दाजुन ने इसके मुंह पे मुक्का मार के मामला और बिगाड़ दिया है। पहले तो उसके दोनों बंदे दाजुन पर टूट पड़ते हैं, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं दाजुन आराम से उन लोगों को ओवर पावर कर देता है। लेकिन जैसे ही वो एक बंदे को नॉकआउट करने वाला होता है तभी मिस्टर पार्क बीच में आकर उसके मुंह पर एक लात मार देता है। दाजुन उड़ता हुआ दूर जाके गिरता है और उसके बाद मिस्टर पार्क उस पर अपनी लातों की बारिश शुरू कर देते हैं। इस बंदे ने बस इतने में ही दाजुन की हालत खराब कर दी होती है। वो उसे अपने एक बंदे के हवाले करता है और खुद जाकर एक वाइन की बोतल को फोड़ता है और उस टूटी हुई बोतल से वो दाजुन के मुंह का नक्शा बिगाड़ने ही वाला होता है। पर तभी उसके हाथ पर कोई और बोतल फेंक के मारता है और उसके थोपड़े पर पंच मार के पीछे धकेल देता है। एंड ये चीज करने वाला और कोई नहीं बल्कि शोंगो है। पता है ना, ये दाजुन का काम देखकर भी एक ही दिन में सीख गया था, तो ये फाइट भी शायद से वो दाजुन को देखकर ही सीखा है। उसे देखकर जियोंग भी उसका साथ देने आ जाता है और तीनों भाई अब 3 वर्सेस 3 करने ही वाले होते हैं। पर तभी दाजुन शोंगो और जियोंग को बस एक ही बंदे के सामने कर देता है कि तुम लोग इससे लड़ो, बाकी 2 पावरफुल बंदों को मैं अकेला संभालेगा। हम देखते हैं कि दाजुन मिस्टर पार्क और उसके मुस्टंडे के साथ कमाल की फाइट कर रहा होता है और पार्क के बॉडीगार्ड को बस एक ही अपरकट में ढेर कर देता है। लेकिन जब वो मिस्टर पार्क पर अटैक करने जाता है तो वो उसका पंच आराम से रोक लेता है और अगले ही पल दाजुन के पेट पर पड़ता है किडनी टचिंग मुक्का। दाजुन एक और पंच खाने के बावजूद भी अपने पैर से उसको स्टक करने की एक टेक्निक यूज करता है, लेकिन मिस्टर पार्क उसे वहीं पर रोक लेता है। वो बहुत ही गंदे तरीके से दाजुन का गेम बजाने ही वाला था। लेकिन यहाँ पर हमें दाजुन के पास्ट का सीन दिखाया जाता है। जब वो हांगिल के साथ फाइटिंग की प्रैक्टिस कर रहा था तब दाजुन उसे इस वाले खतरनाक पंच के बारे में पूछता है। हांगिल भाई प्लीज बताओ आखिर ये आपने कैसे किया? आपने मेरी ठुड्डी पर नहीं मारा तब भी मेरी हालत इतनी खराब थी कि मैं खड़ा भी नहीं हो सका। तब हांगिल ने उसे एक टेक्निक बताई होती है कि इंसान के थोबड़े के अलावा पूरी बॉडी के अंदर भी कुछ ऐसे वाइटल पॉइंट्स होते हैं, अगर यहाँ पर उनको मार पड़ी तो उनकी निकल पड़ी। एंड हम देखते हैं कि दाजुन मिस्टर पार्क के साथ कुछ कुछ वैसा ही करता है। दाजुन ने लिटरली उसके निप्पल के नीचे पंच मारा होता है और इसे मानवा में कहा गया है लिवर पंच। ये वैसे तो एग्जैक्ट लिवर पर नहीं पड़ा होता, लेकिन इस पंच का इफेक्ट इतना खतरनाक होता है जो लिवर तक फील होता है। एंड देन दाजुन मिस्टर पार्क की बजा देता है एंड जब वो पलट कर देखता है तो पाता है कि शोंगो ने अकेले ही उस बंदे को निपटा दिया था। बेचारा जियोंग तो साइड पर खड़ा खड़ा बस शो को एंजॉय ही करता रहा। वेल ये सब होने के बाद तीनों भाई मिलकर उस टकले को रिमांड पे लेते हैं, पर उन बेचारों को ये पता नहीं होता कि उनके पीछे मिस्टर पार्क स्टिल मूविंग। उसको अपने सामने दाजुन जैसे पावरफुल बंदे को देखकर याद आती है हैंगवांग के गैंगार की, क्योंकि वो लोग भी इसको पेल के हफ्ता वसूली करते हैं। तो ये चीज अब उसके बर्दाश्त के बाहर है। वो गुस्से में उसी टूटी हुई बोतल को उठाता है और सीधा कूदता है दाजुन के ऊपर। हम देखते हैं कि शोंगो ने दाजुन को साइड पे गिरा दिया होता है और वो अटैक उसने खुद पे लिया होता है। दाजुन तुरंत ही खड़ा होकर मिस्टर पार्क को बस एक ही मुक्के में बेहोश कर देता है, लेकिन उसकी बॉडी पर तो कुछ ज्यादा ही खून लगा हुआ था। वो अपने आप को सही तरीके से चेक करता है तो उसकी बॉडी पर तो कोई भी घाव नहीं होता, बिकॉज वो सारा खून होता है शोंगो का। वो कांच की पैनी बोतल शोंगो के अंदर घुस चुकी थी और काफी सारे ब्लड लॉस की वजह से वो वहीं पर गिर जाता है। उसकी ये वाली हालत देखकर जियोंग को भी सदमा सा लग जाता है और वो एक ही जगह पर जम जाता है। दाजुन तुरंत ही उसे होश में लाता है और कहता है कि तुम्हें अभी के अभी शोंगो को हॉस्पिटल में ले जाना होगा, यहाँ पर बची बाकी सारी चीजें मैं खुद संभालूंगा। इतना कहकर वो गुस्से में टकले को कन्फ्रंट करता है। टकला अपनी सफाई में कुछ कहता उससे पहले ही दाजुन उसकी गंदी वाली धुलाई करता है और उसके बाद उससे ये रीजन पूछता है कि आखिर तूने क्यों जियोंग के फादर ब्योंगचुल की सुपारी दी। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक हॉस्पिटल जहाँ पर ऑलरेडी कुछ घंटे बीत चुके हैं। शोंगो को भी होश आ चुका है और चीजें अभी कंट्रोल में हैं। दाजुन उससे पूछता है कि आखिर तुमने ये डेंजरस काम आखिर क्यों किया। तो वो कहता है कि दाजुन भाई पता नहीं क्यों मैं आपको प्रोटेक्ट करने से खुद को रोक ही नहीं पाया। वो दाजुन से कहता है कि अभी के लिए आप बस जियोंग की मदद करो, उसके बाद जैसे ही मैं ठीक हो जाएगा फिर मैं आपको ज्वाइन कर लेगा। वेल दाजुन और जियोंग अभी हॉस्पिटल से निकल चुके होते हैं और हमें यहाँ पर पता चलता है कि हॉस्पिटल का सारा खर्चा जियोंग ने अपने पैसों से दिया है। दाजुन के पूछने पर वो बताता है कि ये वही पैसा है जो मैंने हैंगवांग से टपाया था। फिर वो दाजुन से अपडेट लेता है कि आखिर तुमने फिर उस टकले के साथ क्या किया। हमें दिखाया जाता है कि दाजुन ने जैसे ही उसका रिमांड लेना शुरू किया तो साले ने एक ही बारी में बक दिया
दिया कि मैंने ये सब इसीलिए किया था क्योंकि जियोंग का बाप ये जान गया था कि मैंने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का गवर्नमेंट वाला पैसा अपने फायदे के लिए यूज किया था, तो वो इसका कवर ब्लॉक करने वाला था। तो इसने सोचा कि क्यों ना गवर्नमेंट का पैसा टपा कर उसकी ही सुपारी दे डालूं। भाई प्रिटी रियलिस्टिक। दाजुन उसको दूर पटक के कहता है कि अभी के अभी उस सुपारी वाली रिक्वेस्ट को कैंसिल कर, वरना तेरे टकले को तोड़ के उसमें चिल्लर भर दूंगा। दाजुन अभी जियोंग को कहता है कि उसने कहा तो है कि वो रिक्वेस्ट को कैंसिल कर देगा, लेकिन वो करने के लिए उसे हैंगवांग से फेस टू फेस मिलना पड़ेगा। तो हम भी वहाँ पर उसके साथ जाएंगे, क्योंकि क्या पता कि वो वहाँ पर जाकर पलट जाए और उल्टा अपनी ही सुपारी दे डाले। तो दाजुन ने इसका भी रास्ता निकाल लिया होता है। उसने टकले के सारे अकाउंट्स की डिटेल ले ली होती है कि साले ने कहाँ से कितना पैसा टपाया है। मतलब अगर वो हैंगवांग के पास जाकर पलट भी गया तो दाजुन इस डेटा को पब्लिकली रिलीज कर देगा। यानी कि अभी के लिए इन लोगों का काम थोड़ा सा आसान है और वो लोग अपनी मंजिल पे चल देते हैं। बट हमें दिखाया जाता है कि हांगिल सीक्रेटली दाजुन पर नजर रखे हुए हैं। हमें अगेन वही मूनलाइट वाला बार दिखाया जाता है जहाँ पर अभी आया है जोंगमिन। और अभी थोड़े टाइम पहले यहाँ पर दाजुन ने जो तबाही मचाई थी उसे देखकर वो गैंगार को कॉल करके कहता है कि तुम बिल्कुल सही थे, तुम्हारे जिस इम्पोस्टर ने दाजुन के बारे में जो भी बताया था वो सारी बातें बिल्कुल सच है। इन लोगों की पिटाई तो हुई है लेकिन बॉडी पर कोई भी फैटल इंजरी नहीं है। तो आखिर इस सॉफ्टी दाजुन के बारे में तुमने क्या सोचा है? गैंगार कहता है कि हमें उसकी परवाह करने की जरा भी जरूरत नहीं है और अभी वो जंगल में 2 कब्र खोल के खड़ा है। और इसी टाइम के दौरान उसी जंगल की पहाड़ी पर अभी उस टकले के साथ जियोंग और दाजुन भी जा रहे होते हैं। यानी कि इस हिल के ऊपर शायद से हैंगवांग का बेस है जहाँ ये टकला मीटिंग करके अपने रिक्वेस्ट को कैंसिल करेगा। थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद वो लोग अपनी लोकेशन तक पहुँच जाते हैं। एंड प्लान के मुताबिक टकला अपनी रिक्वेस्ट कैंसिल करने जाता है और पीछे से दाजुन और जियोंग उसे छुपकर देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर फावड़े के साथ एंट्री होती है गैंगार की। भाई लिटरली उसके ऑरा को देखकर दाजुन को हैवीनेस फील होती है क्योंकि गैंगार दिखने में भी एक माउंटेन बीस्ट की तरह था। वो टकले को कहता है माफ करना सर, मेरे को आने में देर हो गई क्योंकि मैंने अभी अभी 2 बंदे निपटाए थे तो उनको मैं गाड़ रहा था। एनीवे, आपने कहा कि आप रिक्वेस्ट कैंसिल करना चाहते हैं, चलो कोई बात नहीं, वो भी हो जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको रिमेनिंग अमाउंट पे करना होगा। यानी कि अपनी ही रिक्वेस्ट कैंसिल करवाने के लिए इसको और ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। और अगर उसने ये काम नहीं किया तो दाजुन वैसे भी इसकी पोल खोलने ही वाला है। पर तभी गैंगार को उसके सामने रिवील करता है कि साले टकले, तूने गवर्नमेंट से जितने भी पैसे टपाए हैं उसके बारे में अपन को भी पता है। ये जानकर टकले को लगता है कि हैंगवांग अब उसे ब्लैकमेल करेगा, लेकिन गैंगार उसे ऑफर करता है एक डील। और वो डील ये होती है कि जितना भी पैसा ये टकला गवर्नमेंट से टपाएगा उसमें से एक हिस्सा वो हैंगवांग को देगा और उसके बदले में हैंगवांग भी उसको टाइम टाइम पे प्रोटेक्शन देता रहेगा। बट टकला कहता है कि नहीं, अब मैं वो सब नहीं करूंगा क्योंकि बहुत ही जल्द मेरा भांडा फूट जाएगा। लेकिन कैसा होगा अगर ये खबर कभी बाहर ही ना आए तो हम हैंगवांग के लोग सब कुछ संभाल सकते हैं। और वो जो 2 छछूंदर जिन लोगों ने तुझे ये चीज करने पर मजबूर की है ना, जो उन झाड़ियों में छुपे हैं, हम लोग उनको भी संभाल लेंगे। यानी कि गैंगार पहले से ही जानता था कि दाजुन और जियोंग झाड़ियों में से छुपकर उनकी सारी हरकतों को देख रहे हैं। इधर दाजुन को थोड़ा थोड़ा जियोंग पे शक होने लगता है कि आखिर इसके बारे में उसके अलावा किसी और को पता ही नहीं था, तो ये खबर बाहर निकली कैसे? क्योंकि शोंगू को तो पता ही नहीं है कि वो लोग यहाँ पर है, तो आखिर गैंगार को ये सब कैसे पता चला? उसके इतना बोलते ही दाजुन और जियोंग को गैंगार की बाइकर गैंग चारों ओर से उन घेर लेती है। अब इससे भी आगे दाजुन कुछ समझ पाता उससे पहले ही जियोंग उसको पूछता है, भाई हमारी फील्डिंग तो चारों ओर से लग गई है। एंड दाजुन भी ये समझ जाता है कि इस मुसीबत से निकलने का बस एक ही रास्ता है कि उसको गैंगार के साथ भिड़ना होगा। लेकिन उससे पहले गैंगार अपने बंदों को ऑर्डर दे चुका था कि इन दोनों छछूंदर्स को मार मार के भूत बना दो और मेरे पास लेकर आओ, बस उनका मुंह चलना चाहिए। हम देखते हैं कि वो सारे बाइकर्स उन दोनों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी दाजुन जियोंग को धक्का मार के साइड कर देता है और उनके अटैक्स को खुद पर ले लेता है। पर इसके बावजूद भी 2 बंदे जियोंग को डाउन कर देते हैं और अब बस दाजुन अकेला ही बचा था, इसलिए वो बाइकर सब उसकी तरफ बढ़ते हैं। तभी दाजुन जमीन पर से एक पत्थर उठाता है और सीधा एक बाइकर पर फेंक के मारता है, जिसकी वजह से उनकी पूरी बाइक का बैलेंस बिगड़ता है और वो लोग वहीं पे गिर जाते हैं। अब ये एक्सीडेंट के चलते उस बंदे के हाथ से जो रॉड गिरा था ना, उसे दाजुन तुरंत ही उठा लेता है और दूसरे बाइकर के टायर में घुसा देता है। वेल, इस खतरनाक डिस्क ब्रेक की वजह से वो बाइक भी क्रैश हो जाती है और दाजुन एक बंदे पर अटैक करके सीधा भागता है उस टकले के पास। उसका प्लान ये होता है कि वो टकले को हॉस्टेज बनाकर यहाँ से निकल लेगा। लेकिन तभी उन दोनों के बीच में काफी तेजी से एक फावड़ा आके गिरता है जो फेंका था गैंगार ने। हांगिल जो के फार्म का दाजुन, आखिर तो फाइट करना भी जानता है।
अगर मैंने अपने असली बंदे तेरे पीछे लगाए होते ना तो तू ये सब कांड करने की हालत में ना होता। पर फिक्र मत कर, अब तेरा ख्याल मैं खुद रखूंगा। गेंगार को अपनी तरफ आता देखकर दाजुन की लिटरली फट रही होती है, जबकि वो अभी इतना ताकतवर हो चुका है। वो समझ जाता है कि ये बंदा ग्युमचॉन से भी बड़ी तोप है। वो दाजुन के काफी करीब आकर उस पर एक पंच मारता है तो दाजुन उसको ब्लॉक करता है, पर उसके मुक्के का इम्पैक्ट इतना खतरनाक था जिससे दाजुन उड़ता हुआ सीधा पेड़ पे जाके लगता है। बेचारे ने जिस हाथ से उसके पंच को ब्लॉक किया था ना, वो उसको अपनी जगह पे फील ही नहीं कर पा रहा। मानना पड़ेगा लौंडे, तुझ में दम है। मैंने सोचा नहीं था कि तुझ पर एक और वार भी करूंगा। लेकिन इस बार दाजुन साइड हो जाता है, पर गेंगार की स्पीड भी काफी ज्यादा होती है तो उसका वो पंच दाजुन के पैर पर लग जाता है एंड अगले ही सेकंड दाजुन को अपने पैर में माइनर फ्रैक्चर फील होता है। मतलब सोचकर देखो कि ये बंदा कितना ज्यादा पावरफुल है। वो दाजुन के बालों को पकड़ता है और उसको घसीटते हुए ले जाता है और कहता है कि तुम लोगों ने हमारे बिजनेस के साथ काफी पंगे किए हैं तो मैं तुम लोगों को इग्नोर नहीं कर सकता। ऊपर से तुम लोगों ने ग्युमचॉन का चेहरा जला दिया था जब वो हम में से एक था, यानी कि उस इंसिडेंट का हिसाब वो दाजुन का फेस जला कर लेगा। भाई सच में उसने दाजुन का चेहरा उस बॉन फायर पे लगा दिया होता है। एक बार को दाजुन खुद ये उम्मीद छोड़ देता है कि अब कुछ हो पाएगा, तभी उसको नायुन की याद आती है और वो अपने मन में कहता है कि मुझे अभी बहुत कुछ करना बाकी है। और अगले ही सेकंड वो जलते हुए कोयले अपने हाथों से पकड़ के गेंगार के फेस पर मारता है। साला जब जब हम सोचते हैं कि ये बंदा कुछ नहीं कर पाएगा, एग्जैक्ट उसी टाइम पर ये कोई क्रेजी चीज करता है। अब इस अनएक्सपेक्टेड मूव की वजह से वो गेंगार की पकड़ से भी छूट जाता है और उसी का फावड़ा लेकर उस पर अटैक करता है। लेकिन हम देखते हैं कि साले सांड ने दाजुन के अटैक को एकदम इजीली रोक लिया है। बेचारे दाजुन का हाथ जलने के बावजूद भी वो अपना पूरा जोर लगा रहा होता है। मान गया दाजुन, तुझ में कुछ तो खास है। इतना बोलकर वो उस फावड़े को बीच में से तोड़ देता है और एक ही मुक्के में दाजुन को अगेन दूर उड़ा देता है। वो उसको डाउन करने के बाद भी उसकी तारीफ करता है कि दाजुन तेरे अंदर सच में कोई इंस्टिंक्ट है, तू सरवाइव करने के लिए कुछ भी कर सकता है। तूने खुद को बचाने के लिए अपने हाथ को आग की लपटों में डाल दिया। सो इस खतरनाक मूव से मजबूर होकर वो दाजुन को एक चांस देता है कि अगर तू जिंदा बचना चाहता है तो हैंगवांग को ज्वाइन कर ले। अगर तेरा जवाब ना है तो मौत तो तेरी पक्की ही है। यमराज इधर उस पेड़ के पीछे ही खड़े हैं। उसके ऑर्डर पर एक बंदा कार की डिक्की खोलता है और उसमें से एक पर्सन को निकालकर दाजुन के सामने पटकता है। फिर गेंगार दाजुन को एक और फावड़ा देता है और कहता है कि इसका गड्ढा खोद और इसको गाड़ दे। ये स्ट्रीट्स का सबसे सिंपल रूल है, या तो मरो या फिर मारो। मतलब अपने अच्छे नेचर की बत्ती बना और डाल ले जहाँ पर डालना है। दाजुन देखता है कि ये बंदा अभी भी जिंदा है और ये और कोई नहीं बल्कि वही मिस्टर पार्क है जिसके बार के अंदर ये धमाल मचाया था। गेंगार कहता है कि ये साला अपने ही गैंग के बंदों को धोखा दे रहा था तो इसका टपकना तो बनता है। तो अब तू जल्दी से फैसला ले और काम खत्म कर, वरना मैं तुझको खत्म करके इसकी जगह पे गाड़ दूंगा। एक बार को दाजुन के मन में भी ख्याल आता है कि इसी बंदे की वजह से शोंगो को हैवी इंजरी हुई और ये साला मुझे मारने ही वाला था। वो अपनी आंख बंद करके उस पर जोर से फावड़ा मारता है। लेकिन गेंगार के साथ साथ हम भी देखते हैं कि असलियत में उसने वो जमीन में गाड़ा होता है और वो अगेन गेंगार के सामने फाइटिंग की पोजीशन ले लेता है एंड कहता है कि चाहे जो भी हो जाए, मैं जीऊं या मरूं, लेकिन मैं तुम भड़वों में से एक नहीं बनूंगा। वेल दाजुन की बात पर गेंगार बस एक स्माइल देता है और अगले ही पल हमें एक जोरदार मुक्के की आवाज आती है और वो कहता है, एक काम करो, इसे भी उसके साथ ही गाड़ दो। अगले सीन में हम देखते हैं कि दाजुन को कुछ बंदे लिटरली जिंदा गाड़ रहे हैं। वो अपने साथ ये सुलूक होते हुए खुद देख रहा होता है, लेकिन वो कुछ कर ही नहीं पाता। उसे ये पता चल गया था कि ये उसका अंत है एंड उसके दिमाग में बस ये रिग्रेट होता है कि काश मैंने ये सब होने से पहले अपना बदला ले लिया होता। उसे अपने रनवे फैमिली के साथ बिताए अच्छे पल याद आते हैं, यानी कि उसकी मौत काफी नजदीक थी। पर तभी उस खड्डे के अंदर वही बंदे आकर गिरते हैं क्योंकि वहां पर एंट्री हो चुकी थी हांगिल जो की। ओए दाजुन, स्वागत नहीं करेगा मेरा? हम देखते हैं कि हांगिल दाजुन को बचा चुका है। उन दोनों के मुंह पर थोड़ी सी स्माइल होती है। तभी वहां पर हैंगवांग के 4 बंदे उन पर अटैक करने आते हैं। हांगिल एक बंदे का अटैक रोकता है, उसके थोबड़े पर एक लात बजाता है एंड बचे हुए बंदों को भी अपने अलग ही स्टाइल में धोता है और काम खत्म। वेल हांगिल की ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस को देखते ही जियोंग उसका जबरा फैन बन जाता है और दाजुन के पूछने पर हांगिल उनको बताता है कि वो कब से उनका पीछा कर रहा था, लेकिन हिल पर उनके पीछे जाते हुए
उसको रास्ते में हैंगवांग के कई सारे बंदे मिले, तो उनको निपटाने में वो उनसे अलग हो गया था। दाजुन उससे कहता है कि ये मेरा दोस्त जियोंग है और इसके फादर अभी मुसीबत में है, इसीलिए मैं यहाँ पर आया। लेकिन हैंगवांग का वो बड़ा एग्जीक्यूटिव और डिस्ट्रिक्ट डेलीगेट टकलू दोनों अचानक से गायब हो चुके हैं। क्या तुमको वो मिले? हांगिल बताता है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं था जब मैं पहुंचा। तो दाजुन गुस्से में हैंगवांग के एक बंदे को पूछता है, बता साले तेरा सांड जैसा एग्जीक्यूटिव उस टकले को लेकर कहाँ पर चला गया? वो बंदा डरते हुए कहता है, उन्होंने बस हमें तुमको गाड़ने का ऑर्डर दिया था और बाद में वो निकल लिए। और ये बात सुनकर हांगिल के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। वो अपने मन में कहता है कि क्या ये वही है गेंगार्क बे? वो तुरंत ही उस हैंगवांग के बंदे को कहता है कि देख भाई, अगर तेरे को जिंदा रहना है तो मेरी बात मान ले। तो यहाँ से जाने के बाद सीधा गेंगार्क को ये मैसेज देगा कि तू दाजुन को गाड़ चुका है। यानी कि उस सांड को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ पर आया था, मैंने तुमको बचाया था और दाजुन को बचाया था। वो बंदा गेंगार्क के डर के मारे पहले तो उसको मना करता है, लेकिन हांगिल गुस्से में उसको एक ही फटके में गड्ढे में डाल देता है और कहता है कि साले तेरे को मेरे से डर नहीं लगता। हांगिल का ये रूप देखकर दाजुन शॉक में होता है, लेकिन जियोंग पीछे से फुल चेयर कर रहा है कि वाह क्या ऑरा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो तीनों एक स्टोर के बाहर बैठे हैं और जियोंग अभी भी अपना फैन मोमेंट एंजॉय कर रहा है। वो हांगिल के साथ सेल्फी वगैरह ले रहा है, इवन अपनी चिटिया कलाई पर वो उसका ऑटोग्राफ भी लेता है, जिस दौरान दाजुन उसको बताता है कि हमें कुछ भी करके मेरे दोस्त के फादर को बचाना होगा। यानी कि ये सीधा सीधा ये कहने की कोशिश कर रहा है कि इनको अगेन गेंगार्क से पंगा लेना है। भाई अभी अभी कब्र से उठ के आया है तू। वेल एज ए रिस्पेक्ट के तौर पर जियोंग सीधा हांगिल से ही कहता है कि हांगिल भाई आप टेंशन मत लो, मैं खुद ही कुछ अपना रास्ता निकाल लेगा और पापा जी को बचा लेगा। ये सुनते ही हांगिल दाजुन को लेकर वहाँ से निकल लेता है कि चल लौंडे, बहुत ही अच्छी बात है ये तो। और थोड़ा आगे चलने के बाद वो स्ट्रेट फॉरवर्ड दाजुन से कह देता है कि गेंगार्क से पंगा मत ले और ये जो तेरा जियोंग नाम का दोस्त है ना, उससे भी दूर रहा कर। वैसे अभी तू गेंगार्क के लिए मर चुका है तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। दाजुन उससे पूछता है कि क्यों भाई, तू उसकी मदद क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि मैं गेंगार्क से पंगा नहीं ले सकता। अगर मैं उससे पंगा लूंगा तो ये बात पर्सनल से भी आगे बढ़ जाएगी दाजुन, और मेरे अपने भी कुछ रीजंस है, क्योंकि ये मैं हम सब लोगों के लिए कर रहा हूँ। मैंने तुझसे पहले भी कहा था कि घर से भागे हुए अनजान फार्म के लोगों से रिश्ता नाता मत रख। मेरी एक बात याद कर ले, ये दुनिया तेरे अच्छेपन की कदर नहीं करेगी। तो दाजुन तंग आकर उसे कहता है, तो आखिर तुमने मेरी मदद क्यों की? ये रूल्स बनाना और तोड़ना ये सिर्फ क्या तुम्हारे ही हाथ में है? ये सुन के हांगिल वहाँ से निकलने लगता है और जाते हुए दाजुन से कहता है कि अब तेरे मन में जो आए वो कर ला ले, बस एक बात याद रखना कि इन सारे लफड़ों में मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, मुझे इन सब से अलग ही रहने दो। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पर और दाजुन घर की छत पे खड़ा हुआ यही सोच रहा है कि आखिर में गेंगार्क को कैसे हराएगा, क्योंकि दाजुन उसके पावर का स्वाद चख चुका है। उस बेचारे ने इतनी गंदी मार खाई है कि इमेजिनेशन में भी वो नहीं जीत सकता। आखिरकार हर कोई बाकी हानमा तो नहीं होता ना, पर दाजुन के दिमाग में अभी भी एक ही बात चल रही होती है कि आखिर उसको ये कैसे पता चला कि हम लोग उसे झाड़ियों में से छुप कर देख रहे हैं। तभी उसके मोबाइल पर किसी का कॉल आता है जो कि होता है शोंगो का, क्योंकि वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुका है। वो दोनों एक दूसरे के हाल चाल पूछते हैं, जिस दौरान शोंगो भी दाजुन को कहता है कि मुझे जियोंग ने सब कुछ बता दिया कि कल तुम लोगों के साथ क्या हुआ था। वेल ये बात चली रही होती है, तभी दाजुन के पीछे से आता है टेक किम और दाजुन तुरंत ही शोंगो का कॉल कट कर देता है। अरे नहीं, वो बस क्रेडिट कार्ड वालों का फोन आया था तो मैं उनसे बात कर रहा था। तभी अचानक से टेक किम दाजुन पर सरप्राइज अटैक करता है, जिसको दाजुन ब्लॉक कर चुका था, पर उसको काफी तगड़ी मार पड़ी थी। टेक किम अपना फ्रैक्चर पांड्या वाला हाथ घुमाते हुए कहता है कि मुझे हांगिल ने सब कुछ बता दिया कि तू नेबरहुड के बाहर वाले बंदों के साथ कुछ ज्यादा ही घुलने मिलने लगा है और अब तेरे को पंगा लेना है गेंगार्क से। तो अगर तुझे हैंगवांग के एक एग्जीक्यूटिव को हराने जितनी औकात रखनी है तो मुझे इस टूटे हुए हाथ के साथ हरा दे, और अगर तुझे ये थोड़ा सा आसान लगता है तो चिंता मत कर, हम सबको एक साथ पेल दे, तब जाकर तेरा कुछ हो पाएगा। यानी कि ये लोग दाजुन को अपने तरीके से ट्रेनिंग देने आए हैं ताकि वो गेंगार्क को हरा सके। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कुछ घंटों के पहले का सीन, जब हांगिल ने दाजुन के इन सारी लफड़ों के बारे में टेक को बताया था कि दाजुन अब स्ट्रीट पर कुछ ज्यादा ही खुल रहा है और अब वो पंगा लेना चाहता है हैंगवांग के एग्जीक्यूटिव गेंगार्क से। तो ये हांगिल की रिक्वेस्ट होती है टेक किम से कि भाई तुम लोग अब दाजुन को तैयार करो और उसको तबीयत से बचाओ। अभी अपने सामने इन सबको देखकर दाजुन की फटी पड़ी होती है, लेकिन टेक किम उसको कहता है कि अगर तुझे गेंगार्क को हराना है तो हमारे सामने नंगा तो होना पड़ेगा। अगर तुझे बिना प्लान के सीधा धाबा ही बोलना है तो एक काम कर, हम चारों में से किसी एक को पेल दे और ये साबित कर दे कि तू गेंगार्क से भिड़ने के लायक है।
सो इसके लिए दाजुन थोड़ा सा एग्री हो जाता है और उसके सामने पहली अपोनेंट आती है सुप्लेक्स कुड़ी ग्योंग। वो फुल स्पीड में दाजुन की तरफ चार्ज करती है और उसके ऊपर मुक्कों की बारिश करना शुरू कर देती है। दाजुन भी लाइक कि बहन अभी तू मेरे को पेल देगी तो मैं गेंगार्क से कैसे लड़ेगा। और ऊपर से दाजुन अपने रनवे फैमिली मेंबर्स पर हाथ उठाना नहीं चाहता, तो वो ग्योंग को रोकने की कोशिश करता है उसकी अपनी ही टेक्निक से, जो कुछ टाइम पहले उसने दाजुन को सिखाई थी। लेकिन उसी टाइम पे ग्योंग उसको कमर से पकड़ती है और घुमा के उस पर 360 डिग्री सुप्लेक्स मार देती है और दाजुन चारों खाने चित। फिर इसके आधे घंटे बाद बारी आती है शोंगबिन की, तो इस बार दाजुन पूरी तैयारी के साथ उस पर अपने मुक्कों के प्रहार करता है। लेकिन शोंगबिन भाई इजीली उससे बचकर उसको ऐसी ऐसी जगह पर मुक्के मारते हैं कि दाजुन की आह से आह निकल जाती है और वो जमीन पे धराशायी हो जाता है। वो उससे कहता भी है कि दाजुन रहने दे, फालतू में पंगे मत ले, तुझे स्ट्रीट के बारे में असलियत नहीं पता। लेकिन इसके आधे घंटे बाद दाजुन अगेन तैयार हो जाता है, इस बार टेक किम से लड़ने के लिए। भाई को फुल कॉन्फिडेंस होता है कि इसका तो एक हाथ ऑलरेडी टूटा हुआ है तो मैं इजीली इससे फाइट कर लेगा। बट इसके बावजूद भी टेक किम का ऑरा देखकर दाजुन की वहीं पे फट जाती है। वो टेक पर अटैक करने के लिए काफी स्पीड में आगे बढ़ता है और अपने मुक्कों से उस पर लगातार कई सारे अटैक्स करता है। लेकिन टेक किम का एक हाथ टूटा होने के बावजूद भी वो अपनी दोनों फिस्ट और फोरआर्म से दाजुन के सारे अटैक को रोक लेता है, जिसके बाद वो दाजुन की तारीफ भी करता है कि हाँ भाई मान गए, तेरे अंदर ताकत तो है, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। ये बोलकर वो दाजुन की ठुड्डी पर मारता है एक 180 डिग्री की स्ट्रेट किक, जिसकी वजह से दाजुन हवा में ही नॉकआउट हो जाता है और तब वो जमीन से 4-5 फीट ऊपर होता है। बेचारे को पता ही नहीं था कि टेक किम की स्पेशलिटी किक बॉक्सिंग है। वो दाजुन को कहता है कि देख मेरा एक हाथ इंजर्ड है, इसके बावजूद तू मुझे नहीं हरा सकता, तो जिद छोड़ दे। लेकिन आधे घंटे बाद दाजुन अगेन खड़ा हो जाता है बिकॉज डेओप से फाइट करना अभी बाकी था। वेल फाइट शुरू होती है, दाजुन उस पर एक पंच मारता है तो वो साइड होकर उसका वही हाथ पकड़ लेता है और एक धोबी पछाड़ मारकर उसकी फाइट का दी एंड कर देता है। वो कहता है कि अबे साले दाजुन, तू अपनी इस चिल्लर चोर वाली स्किल के साथ गेंगार्क से लड़ेगा तो अभी से तेरी ये जिद छोड़ दे। तुझे ऐसा लगता है कि तू जो कर रहा है वो सही है, लेकिन आगे चल के यही चीज तुझे सबसे ज्यादा परेशान करेगी। अब डेओप दाजुन को ये बात इसीलिए बता रहा है क्योंकि उस पर ये चीज बीत चुकी है। पिछली बार उसने बिना सोचे ही हैंगवांग के बंदों से पंगा ले लिया था और फिर ग्योंगचॉन ने इसे किडनैप कर लिया था, जिसकी वजह से इस फार्म के सारे फैमिली मेंबर्स खतरे में आ गए थे। तो प्रॉमिस कर साले दाजुन कि तू मेरे जैसी कोई भी घटिया हरकत नहीं करेगा ताकि यहाँ पर किसी को तकलीफ ना हो। बस एक बार ध्यान से सोच, क्या तू अपने इस स्किल के साथ गेंगार्क के सामने टिक भी पाएगा। वेल डेओप की ये सारी बात बिल्कुल सही होती है। ये सुन के दाजुन की भी आंखें खुल जाती है। उसे पता चल जाता है कि अगर मैं फालतू में ही पंगे लेता तो ये सब भी मुसीबत में पड़ जाते। तो वो उन सब से कहता है कि ठीक है, मैं गेंगार्क से पंगे नहीं लूंगा, लेकिन सिर्फ अभी के लिए, क्योंकि दाजुन अपनी आंखों के सामने किसी के साथ गलत होते हुए नहीं देख सकता। तो अगर वो अपनी ताकत के साथ किसी की लाइफ बेटर कर सकता है तो वो बिल्कुल करेगा। और इसीलिए वो उन सब से रिक्वेस्ट करता है कि वो सब मिलकर उसको ट्रेन करे ताकि वो और भी ज्यादा ताकतवर बन के गेंगार्क से भिड़ पाए। तो टेक उसे कहता है कि चल, अब तू फाइट करना चाहता ही है उससे तो कर लेना, लेकिन एक शर्त है कि हम लोग भी तेरे साथ आएंगे क्योंकि तू उस लेवल की फाइट में अभी भी कच्चा है। यानी कि गेंगार्क को टेक डाउन करने के लिए ये सब एक साथ जाएंगे। लेकिन वेट अ मिनट, अभी थोड़ी देर पहले तो ये लोग इस चीज के कम्प्लीटली अपोजिट थे, तो आखिर ये लोग इस डिसीजन को मान कैसे गए। तो अभी हमें उसी वक्त का सीन दिखाया जाता है जब हांगिल टेक किम को सब कुछ बता रहा था। वो कहता है कि काफी लंबे टाइम से गेंगार्क हम पर नजर बनाए हुए है, अगर हमने कुछ नहीं किया तो वो चीज रिपीट होगी जो ग्योंगचॉन के टाइम पे हुई थी। सो इस बार हांगिल का प्लान होता है कि टेक किम बाकी लोगों के साथ मिलकर पहले अटैक करे। बस फर्क इतना सा है कि इसमें हांगिल खुद इन्वॉल्व नहीं होगा। और इस बात का खुलासा टेक किम अभी दाजुन के सामने कर देता है। यानी कि पिछली रात को जब हांगिल ने दाजुन को कहा था ना कि मुझे इसमें इन्वॉल्व मत करो, वो बात कम्प्लीटली गलत थी। यानी कि वो दाजुन से भी ज्यादा काइंड हार्टेड बंदा है। वेल टेक किम कहता है कि दाजुन अब तैयार हो जा, क्योंकि अब तुझे हम ट्रेनिंग देकर प्रिपेयर करेंगे ताकि तू हैंगवांग के एग्जीक्यूटिव से भिड़ पाए। और कुछ ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि हांगिल मुझे पहले ही बता चुका है कि हैंगवांग वाले पहले ही किसी इम्पोस्टर को हमारे बीच में प्लांट कर चुके हैं। और हांगिल ने ये भी फिगर आउट कर लिया है कि वो कोई तेरा ही करीबी है, यानी कि सबसे ज्यादा खतरे में तू है दाजुन। हमें अगेन हांगिल और टेक किम की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है जब हांगिल उसके सामने ये रिवील करता है कि उसे सबसे ज्यादा शक दाजुन के दो नए दोस्तों पर है। पहला इवान जियोंग और दूसरा शोंगो मून, वन ऑफ देम अ स्पाई फ्रॉम हैंगवांग। और करंटली टेक के मुंह से ये सुन के दाजुन कम्प्लीटली शॉक हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गेंगार्क को जो अंधेरे रूम में किसी का वेट कर रहा था।
तभी दरवाजा खोलकर कोई अंदर आता है और उसको वो कहता है, ओ तो तुम आ गए, आखिर कैसी चल रही है एक्टिंग, बताओ शोंगवान। तो क्या शोंगवान ये नाम शोंगो का ही है? क्योंकि गेंगार के सामने अभी जो बंदा खड़ा है हमें उसकी शक्ल नहीं दिखाई जाती, लेकिन उसका फेस कट जियोंग जैसा है। और वो गेंगार से कहता है, एक तो तेरी शक्ल देखकर मुझे वैसे ही उल्टी आने लगती है और अब अपन को अपना नाम याद करना पड़ेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि टेक किम उन सबको किसी स्टोरेज की तरफ ले जा रहा होता है एंड पूरे रास्ते दाजुन टेक किम को यही कह रहा था कि जियोंग और शोंगो बिल्कुल मेरे भाई जैसे हैं, वो ऐसा घिनौना काम कर ही नहीं सकते। लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर हांगिल भी मौजूद है और वो बिना ज्यादा कुछ बोले सीधा उस स्टोरेज का दरवाजा खोलकर उनको अंदर ले जाता है, जहाँ पर उसने हैंगवांग के एक बंदे को किडनैप किया था जो उन लोगों पर नजर रख रहा था। तो पूछ रहा था ना दाजुन कि आखिर मुझे कैसे पता कि तेरे उन दोनों दोस्तों में से कोई एक स्पाई है। तो सुन, पिछली रात जब हम लोग वापस आए उसके बाद मुझे कुछ चीजें अजीब लगी, तो मैं रात को सोया नहीं था और उसी दौरान मैंने इसको देखा जो हम पर नजर रख रहा था। फिर इसकी कुटाई के बाद मुझे पता चला कि इसको गेंगार ने भेजा है, लेकिन साला गेंगार को कैसे पता चला कि तू जिंदा है? क्योंकि याद है ना, मैंने उस बंदे को डराकर उनसे डील की थी कि वो लोग अपना मुंह गेंगार के सामने नहीं खोलेंगे और यही दिखाएंगे कि दाजुन मर चुका है। लेकिन जब मैंने उनसे कांटेक्ट किया तो मुझे पता चला कि उन लोगों ने तो अपना मुंह गेंगार के सामने खोला ही नहीं है। यानी कि मतलब साफ है कि कोई मादर पप्पू हमारे करीब रहकर पल पल की सारी खबर गेंगार तक देता है और वही है उसका प्लांट किया हुआ स्पाई, जो फार्म के मेंबर्स में से तो नहीं है लेकिन कोई ऐसा है जो फार्म के मेंबर का करीबी है। यानी कि तेरे उन दोनों दोस्तों में से कोई एक। दाजुन ये मानने को तैयार ही नहीं होता क्योंकि उसने तो उन दोनों को अपना छोटा भाई माना था। उन दोनों के साथ मिलकर दाजुन ने फाइट लड़ी थी, इवन शोंगो ने तो उसके लिए तगड़ा घाव भी झेला था। तो अभी आखिर वो किस पर शक करे? मुझे पता है दाजुन तू कैसा फील कर रहा है, लेकिन बात मान, हैंगवांग वालों की प्लानिंग उतनी खतरनाक है कि वो किसी को भी टट्टू बना सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, देयर इज नो वन यू कैन ट्रस्ट ऑन स्ट्रीट। और तभी दाजुन देखता है अपने फोन को जिस पर जियोंग के कई सारे टेक्स्ट मैसेजेस और कॉल्स आए थे जब वो इन लोगों से फाइट कर रहा था उस दौरान। और उसमें लिखा था कि दाजुन प्लीज फोन उठाओ, मेरे पप्पा जी कहीं पर मिल नहीं रहे हैं। एंड ये मैसेज सीन करते ही दाजुन को अगेन जियोंग का कॉल आता है। वो बेचारा अब भी उसी रंजिश में होता है कि क्या उस कॉल को पिक करे या फिर नहीं। ये देखकर डेओप उस पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है, पर दाजुन इस बार अपने रनवे फैमिली की बात मान लेता है और कॉल को पिक नहीं करता, क्योंकि क्या पता उन दोनों में से सच में कोई एक हैंगवांग का स्पाई हो। हम इधर चैप्टर देख के एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन इनका तो अपना ही धुरंधर चल रहा है। इधर जियोंग ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक होता है कि जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी उपलब्ध नहीं है। एंड वो होता है शोंगो के साथ। अब इस बात को पूरे 2 दिन बीत जाते हैं और हमें दिखाया जाता है गेंगार का हाइड आउट, जिसके अंदर 2 बंदे मिलकर जियोंग के डैड की कुटाई कर रहे हैं, क्योंकि गेंगार चाहता है कि ये डिस्ट्रिक्ट डेलीगेंट गवर्नमेंट का पैसा टपाकर उसको हिस्सा दे। लेकिन इतनी मार खाने के बावजूद जियोंग का बाप अपनी बात पर टिका हुआ है कि मैं गद्दारी करके नहीं बनेगा। तभी वहाँ पर गेंगार भाई की एंट्री होती है और वो उसको लात मार के पानी से भरे हुए बड़े से बाथटब में डाल देता है। एंड बेचारे के हाथ भी बंधे हुए होते हैं तो वो कुछ कर भी नहीं पाता। गेंगार का अपना टाइमर देखता है और अगेन उसको बाहर निकलवा कर धमकी देता है कि मैं तेरे को टपका देगा, लेकिन अब भी मैं तुझे चांस देता हूँ बुड्ढे। देख, मुझे पता है कि आखिर तेरा बेटा अभी कहाँ पर है। क्या तू खुद से पहले उसकी अर्थी उठते हुए देखना चाहता है? अब सोच कर बताना, वरना मौत के मुंह में है जाना। पर तभी जोंगमिन उसके पास आकर कहता है कि अभी इन सारी चीजों का टाइम नहीं है। तुम ऑलरेडी हांगिलजो के फार्म से पंगा ले चुके हो और तुमने दाजुन को भी बरीड करने की कोशिश की थी, लेकिन हुआ क्या? उल्टा तुम्हारे स्पाई की तरफ से तुमको खबर मिली कि वो अभी भी जिंदा है। और अब तो वो लोग भी सावधान रहकर सतर्क हो गए हैं, क्योंकि अब दाजुन भी तेरे भेजे गए इम्पोस्टर को इग्नोर कर रहा है। यानी कि इन लोगों के पास अभी ऐसा कोई भी बंदा अवेलेबल नहीं है जो हांगिलजो के फार्म पर नजर रखे। मतलब 69% इनका प्लान फेल हो गया है। और गेंगार भी ये भाप गया है कि ऐसा होने का कारण बस यही होगा कि हांगिल को हमारी प्लानिंग के बारे में कुछ न कुछ पता चल गया है। जोंगमिन उसे कहता है कि तुम्हें शुरुआत से हमारी बात सुननी चाहिए थी, लेकिन चलो कोई नहीं, अब बाकी सारी चीज हम एलाइट एग्जीक्यूटिव्स पर छोड़ दो। और इसी के साथ हमें झलक मिलती है हैंगवांग के खतरनाक एग्जीक्यूटिव्स की। तभी एक बंदा भगता हुआ आता है और उनको कहता है कि बॉस
बॉस हम पर अटैक हो गया, क्योंकि उनकी हाइड आउट की तरफ कुछ लोग बढ़ रहे थे जिनको गैंगार के बंदे वार्निंग भी देते हैं, लेकिन अगले ही सेकंड वो बंदा उड़ता हुआ उस बिल्डिंग में जाके गिरता है और यहाँ पर एंट्री होती है हांगिल जो के पूरे फार्म की, जिसमें हांगिल खुद ही नहीं होता। अब ये हाइड आउट के बारे में उनको कैसे पता चला, तो वो जो उनका नजर रखने वाला बंदा था ना, ये इन्फॉर्मेशन उनको उसी से मिली है, जिसके बदले इन लोगों ने उसको छोड़ दिया है। और अभी हमारे फार्म के 5 लोग हैंगवांग के बाकी सारे बंदों के सामने खड़े होते हैं और बिना बेल बजे इनकी फाइट शुरू हो जाती है। दाजुन भी लाइक मारो सालों को। वो अकेला एक साथ 2 बंदों पर टूट पड़ता है और उनको डाउन कर देता है और दूसरे एनिमीज के लिए तैयार होता है। तभी हमें अगेन थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जब हैंगवांग का वॉचर इन लोगों को गैंगार के हाइड आउट के बारे में बता रहा था। वो कहता है कि गैंगार का हाइड आउट 3 माले की बिल्डिंग में है और वो उसके टॉप फ्लोर पर रहे 301 रूम के अंदर रहता है, जहाँ पर तुम लोग मेन एंट्रेंस से होकर सीढ़ियों से होते हुए जा सकते हो। बट वहाँ पर पहुँचना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि रास्ते में तुमको काफी ज्यादा खतरनाक बंदे मिलेंगे जिनको बस वायलेंस पसंद है। लेकिन हम देखते हैं कि अभी उन वायलेंस वालों पर ही उल्टा और भी ज्यादा वायलेंस बरस रहा होता है, वो भी हमारे फार्म वाली गैंग की तरफ से। दाजुन, टेक्किम, डेओप, ग्योंग, शोंगबिन सब के सब मल्टीपल बंदों को निपटा देते हैं और ये कमाल इसीलिए हुआ था क्योंकि इन सब ने साथ में ट्रेनिंग की थी। ग्राउंड फ्लोर वाले बंदों को निपटाकर वो पहली फुर्सत में सीधा स्टेयर्स की तरफ भागते हैं, जहाँ पर उनके सामने और थोड़े से बंदे आ जाते हैं जिनको डेओप अकेला पेलने वाला था। लेकिन वो बंदे कहते हैं कि भाई प्लीज आप यहाँ से चले जाइए, हम आपको दरवाजा खोल के रास्ता ऑफर कर रहे हैं, हम ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि हमने आपको देखा ही नहीं, हम गैंगाक से भी माफी मांग लेंगे। लेकिन ये सारी इसी बंदे की चाल होती है, क्योंकि इसने सुना था कि हांगिल जो के फार्म के बंदे काफी ज्यादा दयालु है। सो इसी दरिया दिली में डेओप इसकी नाक फोड़ देता है और कहता है बकचोदी नहीं करने की लाला, हम लोग प्लानिंग के साथ आए हैं, हमारा टारगेट सिर्फ गैंगार नहीं है बल्कि तुम सबके सब बड़वे हो। इतना बोल के वो सब उन लोगों की भी कुटाई कर देते हैं। इसी के साथ ग्राउंड फ्लोर क्लियर करके वो लोग जाते हैं फर्स्ट फ्लोर पर और हमें हल्की सी झलक दिखाई जाती है रूम 301 की, जिसमें गैंगार के साथ साथ जोंगमिन भी होता है और वो अपने बंदे से पूछताछ कर रहा है कि क्या यहाँ पर हांगिल जो भी आया है, तो वो कहता है कि नहीं वो यहाँ पर नहीं आया, जिससे गैंगार समझ जाता है कि हांगिल डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व होना नहीं चाहता। हम देखते हैं कि हमारे लॉन्डे फर्स्ट फ्लोर को भी क्लियर करके सेकंड फ्लोर की तरफ आ रहे होते हैं, बट उन सीढ़ियों पर उनका पूरा रास्ता किसी ने भंगार से ब्लॉक कर दिया होता है और तभी सेकंड फ्लोर की लॉबी की दोनों तरफ से हैंगवांग के कई सारे बंदे उनको घेर लेते हैं। टेक कहता है कि अब हमारे पास एक ही रास्ता है, हमें इन सबको पार करके दूसरी तरफ से गैंगार के रूम तक जाना होगा। इसी के साथ हमारी पूरी गैंग उन सारे बंदों पर टूट पड़ती है और फाइट अगेन शुरू हो जाती है। लेकिन जब दाजुन एक बंदे पर पंच करता है तो वो नोटिस करता है कि वो लोग पीछे हट रहे हैं और सारे बंदे मिलकर उन पर अटैक नहीं कर रहे, बस एक दो के पैर बनाकर उनके पास आ रहे हैं, यानी कि वो लोग इनका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इस चीज को भी टेक किम बहुत जल्दी भाप लेता है कि इन लोगों ने पहले रास्ता ब्लॉक किया, अब ये लोग एक साथ आए हैं लेकिन एक साथ हम पर अटैक नहीं कर रहे, तो हमें कुछ भी करके जल्दी से जल्दी इनको निपटाना होगा। इधर हम गैंगार के रूम में देखते हैं कि उसका गैंग मेंबर उसे कहता है कि सर आपने जैसा बोला था वैसे हमने उन लोगों का पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया, और जोंगमिन कहता है कि गैंगार तुमने जैसा कहा था वैसे ही मैंने हैंगवांग के बाकी सारे एग्जीक्यूटिव्स को भी कॉल करके यहाँ पर इनवाइट कर दिया, यानी कि वो बंदे जो टाइम वेस्ट कर रहे थे ना, वो हैंगवांग के इन्हीं एलाइट एग्जीक्यूटिव्स का वेट कर रहे हैं जिनके थ्रू गैंगार आज इन सबको मरवाने वाला है। बट जोंगमिन को लगता है कि ये प्लान भी फेल हो सकता है, क्योंकि हांगिल जो के फार्म को हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो गैंगार की रिवील करता है कि हम सिर्फ सेकंड फ्लोर के बॉयज पर डिपेंड नहीं है, क्योंकि उनके अलावा वहाँ पर वो दोनों भी है। उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि एक बंदे के हाथ में चाकू है जो पलक झपकते ही टेक किम पर कई सारे अटैक्स करता है। इसी के चलते डेओप का ध्यान फाइट से हटता है, तभी उसकी रिब्स पर किसी का तगड़ा पंच पड़ता है जिससे डेओप की थूक निकल जाती है और हमारे सामने रिवील होते हैं ये दोनों बंदे जिनके बारे में गैंगार बात कर रहा था। गैंगार ने इन दोनों को ग्युंगचॉन के साथ ही तैयार किया था और ये लोग अभी हैंगवांग के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के टॉप के कैंडिडेट है। इस लंबे बाल वाले का नाम होता है बौली, लेकिन हम इसको कहेंगे जुल्फिकार, एंड इस बॉडी बिल्डर का नाम होता है योंगेम चोई, लेकिन हम इसको कहेंगे ढूंढू। दाजुन उन लोगों को देखकर ही समझ जाता है कि ये लोग काफी ज्यादा ताकतवर है। गैंगार बैकग्राउंड में कहता है कि वो दोनों ग्युंगचॉन जितने ही ताकतवर है, तो वो लोग आराम से हांगिल जो के फार्म के बंदों को रोक लेंगे। इधर डोंडू ब्रास नकल के साथ डेओप पर अटैक करता है और जुल्फिकार फुल स्पीड में चाकू चलाने लगता है, लेकिन डेओप पर पंच पड़ता उससे पहले ही दाजुन बीच में आ जाता है और उसे देखकर डेओप को याद आती है टेक किम के मुंह की, क्योंकि दाजुन ने अभी उस मुंह को एग्जैक्टली रिप्लिकेट किया होता है और उसकी बस एक ही लात से ढूंढू घुटनों पर आ जाता है।
क्योंकि इसने और जुल्फिकार ने ये एक्सपेक्ट किया था कि हांगिल जो कि फार्म के अंदर उसके अलावा सिर्फ डेओप और टेक किम ही ताकतवर है। लेकिन हम जानते हैं कि टाइम के साथ दाजुन कितना ज्यादा इवॉल्व कर रहा है। वो डेओप को अपनी जगह पर से उठाता है और अगेन वो सब लोग तैयार होते हैं क्योंकि ढोंढू दौड़ते हुए वापस से उन पर अटैक करने आ रहा था और उसके पीछे हैंगवांग के कई सारे और भी बंदे आ रहे होते हैं। हम देखते हैं कि दाजुन ढोंढू के कई सारे पंचेस से बचता है और जो पंचेस उसको लगते हैं वो उनको ब्लॉक कर लेता है और अच्छी ओपनिंग मिलते ही वो उसके हाथ को दोनों तरफ से पकड़ता है और डेओप की स्लैम धोबी पछाड़ वाली टेक्निक को याद करके वो एग्जैक्ट मूव ढोंढू पर मार देता है। और ये चीज इतनी खतरनाक थी कि डेओप उसको देखकर एकदम खुश हो जाता है क्योंकि दाजुन और ढोंढू के वेट क्लास में देखो कितना फर्क है। इसके बावजूद उसने उसको उठाकर पटक दिया, बट तभी वो देखता है कि ढोंढू तो जस्ट चिल कर रहा है। ऐसे पटके जाने के बावजूद भी उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो अगेन उठकर दाजुन के साथ फाइट करने लगता है। दूसरी तरफ फार्म के बाकी लोग भी हैंगवांग के सारे बंदों को धो रहे होते हैं और टेक किम टक्कर लेता है जुल्फिकार से। वो पहले तो उसके पेट में मुक्का बजा के उसको दूर बिठा देता है, लेकिन उसके बाद भाई को पता चलता है कि जुल्फिकार ऑलरेडी उसके टूटे हुए हाथ पर ही चाकू चला चुका है। उसकी ये स्किल इतनी ज्यादा तगड़ी है कि उसने प्लास्टर के साथ साथ चमड़ी तक चीर दी है। वो टेक किम से कहता है कि मुझे पता है कि मैं तुमको हरा नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर डटा हुआ हूँ क्योंकि हमें ऊपर से ऑर्डर आया है कि हमें बस तुम्हारा टाइम वेस्ट करना है। जब तक ये पूरी बिल्डिंग हैंगवांग के उन सारे एग्जीक्यूटिव से भर जाए तब तक। ये मास्टर प्लान रिवील होते ही टेक किम की भी थोड़ी थोड़ी फटने लगती है क्योंकि ये लोग इतने बड़े स्केल पर फाइट करने के लिए प्रिपेयर ही नहीं है। टेक किम बेचारा अपना डायलॉग पूरा करता उससे पहले ही जुल्फिकार फुल स्पीड में वहाँ से भाग लेता है और पलक झपकते ही उन सब के ऊपर चाकू चला देता है। टेक किम समझ जाता है कि अब उनके पास लिमिटेड टाइम है। अब वक्त रहते उन लोगों को ये दोनों बंदे और साथ में गैंगार को हरा कर निकलना होगा, वरना ये पूरी बिल्डिंग हैंगवांग के एग्जीक्यूटिव से भर जाएगी और फिर ये लोग जिंदा नहीं निकल पाएंगे। तभी वो शोंगबिन और ग्योंग को इशारा करता है और तुरंत ही दाजुन और ढोंढू की फाइट में इंटरफेयर करके उसे कहता है जल्दी से दूसरी तरफ वाली सीढ़ियों की तरफ भाग दाजुन। इसी के साथ पूरे सेकंड फ्लोर पर पकड़म पकड़ाई शुरू हो जाती है और ढोंढू और जुल्फिकार उन तक पहुंचने ही वाले थे, तभी ग्योंग और शोंगबिन उन पर अटैक करके वहीं पर रुक जाते हैं। इस चीज को दाजुन भी नोटिस करता है और टेक को बताता है, तो टेक किम कहता है कि उन पर भरोसा रखो दाजुन, हमें आगे बढ़ते रहना होगा। अब वो लोग सेकंड फ्लोर तक पहुंचने ही वाले थे, यानी कि जुल्फिकार और ढोंढू का प्लान फेल हो गया है। इसी के गुस्से में वो पिछवाड़े से ट्विन चाकू निकालता है और अब दोनों साइड की पार्टी 2 वर्सेस 2 के लिए तैयार होती है। वो एक दूसरे की तरफ झपटते हैं, पर तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि दाजुन, टेक और डेओप तीनों सेकंड फ्लोर पर पहुंच चुके थे। वो लोग सीधा जाकर रूम 301 के बाहर खड़े हो जाते हैं और उस रूम का दरवाजा खोलते ही दाजुन के मुंह पर पड़ता है सुस्वागतम मुक्का, जिससे दाजुन रॉकेट बन के दूर जा रहा होता है। वेल ये खतरनाक मुक्का था गैंगार का और उसकी सांड जैसी साइज को देखकर डेओप की भी फट जाती है और टेक भी पसीना पसीना हो जाता है। दाजुन, इस बार तो अपने दोस्तों को भी लेकर आया है, तब तो आज इनको भी गाड़ने का मुहूर्त निकलेगा। पीछे से जोंगमिन कहता है कि भाई ये लोग इधर आ गए तो क्या हमारे बंदे नीचे गरबा खेल रहे हैं, लेकिन गैंगार्क उसकी बातों को फुल इग्नोर करता है और दाजुन को कहता है दाजुन वहीं पर पड़े रहे और खड़े होने की जरूरत भी मत करना। पर गैंगार्क के साथ साथ हम भी देखते हैं कि दाजुन ने उसका पंच पहले से ही ब्लॉक कर लिया था और वो अपनी क्रेजी स्माइल के साथ गैंगार्क को कहता है कि तुझे मेरे बारे में एक बात नहीं पता साले सांड, कि मैं आज तक लगातार 2 बार कभी नहीं हारा। यानी कि ये साला घर से मूड बना के आया है कि मैं तो फाइट करेगा सिर्फ गैंगार्क से। लगता है मौत से क्या बच गया, तेरी तो जुबान भी चलने लगी। लेकिन ये क्या, तुम में से तो 2 लोग अभी भी मिसिंग है, क्या वो लोग मर चुके हैं क्या? तो दाजुन कहता है कि तू उसके बारे में चिंता मत कर साले, वो लोग सेकंड फ्लोर वालों की गांड तोड़ रहे हैं, वो तोड़ने के बाद वो तेरी भी तोड़ने आएंगे। ये सुनकर गैंगार्क काफी स्पीड में उस पर अटैक करता है, लेकिन डेओप उसका हाथ पकड़ के बीच में ही रोक लेता है एंड तुरंत ही उस पर अपना मुंह परफॉर्म करने की कोशिश करता है, बट गैंगार्क अपना हाथ काफी स्पीड में वापस खींच लेता है। अभी उसका पूरा ध्यान डेओप की तरफ था, इसलिए दाजुन फुल स्पीड में उस पर अटैक करने जाता है, लेकिन तभी गैंगार्क अपना हाथ घुमाकर दाजुन पर एक सरप्राइज अटैक करता है, जिससे दाजुन भी खुद को बचा लेता है और इसी के साथ वो उसकी ठुड्डी पर मारने वाला होता है अपर कट। गैंगार्क इससे बचता उससे पहले ही डेओप उसकी मुंडी पकड़ लेता है, जिससे दाजुन का अटैक परफेक्ट उसके मुंह पर पड़ जाता है। ये देखकर जोंगमिन फाइट के बीच में आने की कोशिश करता है, तभी टेक किम उस पर किक करके उसे वहीं पे रोक लेता है और कंटिन्यूसली लाते बजाता हुआ उसको एग्जिट की तरफ धकेल देता है। जोंगमिन उसे कहता है कि तू तो काफी ताकतवर निकला रे, आखिर उस दिन क्या हुआ था कि तुम लोग ग्युंगचॉन से पिट गए थे? टेक कहता है कि उसके बाद हमने काफी तगड़ी ट्रेनिंग की है,
तो वो चीज अब रिपीट नहीं होगी, हम हैंगवांग से दोबारा नहीं हारेंगे। ये बोल के वो जोंगमिन पे अटैक करने ही वाला होता है, तभी हम देखते हैं कि उसने जीट कुंडो का स्टांस ले लिया है। वो उसकी किक को तो ब्लॉक करता ही है और साथ ही उसे चॉप दे मारता है, जिस दौरान टेक किम ये नोटिस करता है कि इसका शरीर बिल्कुल एक पत्थर की तरह है। वो अगला अटैक बिल्कुल कुंफू स्टाइल में टेक के गले पर करता है और फिर एक किक करके उसको घुटनों पर ले आता है। मतलब ये सूट बूट वाला जोंगमिन काफी तगड़ा फाइटर है, क्योंकि अगले ही सेकंड टेक किम के मुंह पर पड़ती है इनविजिबल किक और इस खतरनाक मुंह को दाजुन भी नोटिस करता है, जिससे उसका ध्यान फाइट से हट जाता है। तभी डेओ बीच में आकर उस पर होने वाले अटैक को खुद ब्लॉक करता है। फिर दोनों वापस से साथ में मिलकर गेंगार्क पर टूट पड़ते हैं, लेकिन इधर टेक किम के मुंह पर जोंगमिन लाते ही लाते बरसा रहा होता है। वो उसको कहता है कि बेटा आज तुम जिंदगी से हाथ धोने वाले हो, बस एक बार हमारे एग्जीक्यूटिव्स यहाँ तक आ जाए, उसके बाद वो हांग इल जो को भी निपटा देंगे। फिर वो सेकंड फ्लोर पर फाइट कर रही ग्यूंग और शोंगबिन के बारे में भी कहता है कि उन लोगों को तो हमारे नीचे वाले लौंडे ही निपटा देंगे। और लिटरली सेकंड फ्लोर पे जुल्फिकार खतरनाक चाकू चला रहा होता है ग्यूंग के ऊपर और डोंडू बिना चिल किए धनाधन मुक्के पर सारा होता है शोंगबिन के ऊपर। इसी के साथ जोंगमिन टेक किम पर एक हिल बॉटम किक मार के उसका खेल खत्म करने वाला होता है। तभी टेक उसकी किक को बीच में ही रोककर उसके पैर पर काउंटर किक मार के उसको पीछे धकेल देता है और कहता है कि साले चश्मीश तू हमको अंडर एस्टिमेट कर रहा है। और उसके इतना कहने के साथ ही हम देखते हैं कि सुप्लेक्स टूडी ग्योंग ने जुल्फिकार का चाकू बीच में ही पकड़ लिया है और अगले ही सेकंड वो उसे खींचकर एक सुप्लेक्स मार देती है। लेकिन गिरते गिरते भी जुल्फिकार उस पर एक और अटैक कर जाता है, जिससे उसकी भी हालत खराब हो जाती है और अब वो बस उसका खेल खत्म करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था। तभी शोंगबिन काफी स्पीड में आकर उसको एक ही पंच में दूर उड़ा देता है। डोंडू कहता है कि अबे साले तू मेरे साथ लड़ रहा था, अभी वहाँ पे क्या चला गया तू। हम देखते हैं कि उसके ऑर्डर पे उस लॉबी के सारे बंदे शोंगबिन पर टूट पड़ते हैं और वो बस नॉर्मली अपनी जगह पर खड़ा है और अगले सेकंड उसके जंप के साथ हमें टेक किम की बैकग्राउंड में आवाज आती है, जो कहता है कि वो हर बार वैसे तो नॉर्मल रहता है, लेकिन अगर एक बार उसे गुस्सा आ जाए तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता। भाई लिटरली हमारे लॉन्डे शोंगबिन ने एक साथ 10-15 बंदों के मुंह पर मुक्के बजा दिए होते हैं और एक बंदा तो सीधा उड़ता हुआ जुल्फिकार और डोंडू के बीच में जाके गिरता है। और इसी के साथ टेक किम ये रिवील करता है कि हांगिल जो के फार्म के अंदर हांगिल के बाद अगर कोई सबसे ताकतवर है तो वो मैं या डेओप नहीं बल्कि शोंगबिन है। भाई साहब ये रिवील काफी ज्यादा क्रेजी था। हम सबको अभी तक यही लग रहा था कि हांगिल जो के बाद आता है टेक किम और उसके बाद आता है डेओप, लेकिन ऐसा नहीं है। हांगिल के बाद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शोंगबिन है, उसके बाद जाकर टेक किम और डेओप का नंबर आता है। और अभी देखो पूरी लॉबी के अंदर उसने कितने बंदे लेटा दिए हैं। वो ग्योंग को अपनी हुडी से कवर करता है और उसे कहता है कि मुझे माफ कर देना ग्योंग, मैं थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन मैं अब थोड़ी ही देर में वापस आता हूँ, बस एक बार इन लोगों को जान से मार दो। और भाई इस लॉन्डे की बॉडी देखो तुम। अभी तक इस मानवा में ये रिवील मेरे लिए काफी शॉकिंग और तगड़ा था। वेल आपको ये जान के कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और हम चलते हैं स्टोरी में आगे। शोंगबिन अभी अकेला ढोंडू और जुल्फिकार से लड़ रहा होता है और इजीली उन पर कई सारे अटैक्स भी कर देता है, जिसमें से एक पंच को ढोंडू रोक लेता है और उसके बाद अपने पावर पंचेस की लड़ी लगाता हुआ वो शोंगबिन पर बरस पड़ता है। उसके पंचेस के इम्पैक्ट इतने ज्यादा खतरनाक थे कि शोंगबिन एक दरवाजे को तोड़ता हुआ सीधा रूम में जाके गिरता है। ढोंडू उसकी तरफ बढ़ता हुआ ये कहता है कि आज तो मैं तेरे पर कच्चे उड़ा दूंगा, लेकिन वो अपनी जगह पर खड़ा होता हुआ कहता है कि ऐसे पंच से कुछ नहीं होने वाला, तो बस मुझे ध्यान से देख। और इतना कहकर पलक झपकते ही वो डोंडू के मुंह पर एक खतरनाक पंच जड़ता है। इस पंच की स्पीड और इम्पैक्ट इतना ज्यादा खतरनाक था कि डोंडू खड़ा खड़ा ही आधा बेहोश हो गया था और बची हुई कसर शोंगबिन एक और पंच मार के पूरी कर देता है और डोंडू हो जाता है जस्ट चिल। फिर बारी आती है जुल्फिकार भाई की, जो ऑलरेडी समझ गए हैं कि अब इस बंदे से जीता जाना मुश्किल है, तो वो अलग टैक्टिक्स अपनाता है और अपने जैकेट को निकालकर शोंगबिन के मुंह पर फेंकता है और बीच हवा में ही उसको काटते हुए उस पर एक अटैक करता है और फिर अपने दोनों नाइफ के साथ शोंगबिन पर कई सारे अटैक बरसाता है। बट सामने से शोंगबिन भी अपने मुक्के जारी रखता है और मौका मिलते ही वो एक ही लात में जुल्फिकार को दूर उड़ा देता है। बट उसके बाद शोंगबिन को ये रियलाइज होता है कि जुल्फिकार भी अपना नाइफ उसके अंदर घुसा चुका है। जुल्फिकार क्रीपी स्माइल के साथ कहता है तू फाइट में काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन क्या ऐसे तू अपनी जिंदगी बचा पाएगा? ऐसा बोलकर वो अगेन शोंगबिन पर कूदता है अपने रिमेनिंग नाइफ को उसकी बॉडी के एक परफेक्ट स्पॉट पर मारने के लिए। तभी
अभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई जाती है ऊपर के फ्लोर की फाइट, जहां दाजुन और डेओप बारी बारी से गेंगार्क पर मुक्के बरसा रहे होते हैं, लेकिन उनके अटैक्स का गेंगार्क पर कोई असर नहीं होता। उल्टा वो एक ही अटैक के अंदर दोनों पर भारी पड़ने लगता है। इनफैक्ट डेओप तो इस फाइट के अंदर काफी ज्यादा थक चुका था। सो दाजुन ये समझ जाता है कि अब ऐसे तो हम इस फाइट को नहीं जीत पाएंगे, और तब वो याद करता है अपनी ट्रेनिंग को। जब वो पंचिंग बैग पर अपनी प्रैक्टिस कर रहा था, तब हांगिल उसके पास आया था और उसने दाजुन को अपनी स्पेशल ट्रेनिंग ऑफर की थी और सिखाई थी एक इंटरेस्टिंग स्किल, और यही स्किल अभी फाइट के अंदर दाजुन यूज करने की सोच रहा है। वो डेओप को कहता है कि तुम्हें थोड़ी देर के लिए बस उसका ध्यान बटाना है, जिससे मैं उसे परफॉर्म कर पाऊं। ये सुन के डेओप अकेला ही गेंगार्क से भिड़ जाता है, लेकिन उसके खतरनाक पंच का इफेक्ट गेंगार्क पर रत्ती भर भी नहीं पड़ता। उल्टा वो उस पर 2-3 पंचेस लगा देता है। ये देख के दाजुन काफी स्पीड में उसकी तरफ भागता है और साथ ही याद करता है उस ट्रेनिंग को जो उसने हांगिल से ली थी। हांगिल ने उससे कहा था कि सबसे पहले अपने से बड़ी साइज के अपोनेंट को टैकल करो, तो वो वही करने जाता है, लेकिन गेंगार्क उसको बीच में ही लात मार के दूर उड़ा देता है। एक तरफ डेओप की कुटाई चल रही होती है, वो अलग से दाजुन अगेन ट्राई करता है, वो अज्ञान उसे लात मार के दूर उड़ा देता है और बेचारे डेओप के मुंह पर पंचेस पे पंचेस पड़े जा रहे होते हैं और गेंगार्क अपने एक फाइनल ब्लो के साथ डेओप को फ्लोर में चिपका देता है। उसके पीछे से दाजुन वापस से उस पर अटैक करता है, तो वो अगेन उसको लात मार के दूर कर देता है और उसे कहता है कि अब बहुत जल्द तेरी भी हालत तेरे दोस्त की तरह होगी। अपने इस फालतू डिसीजन पर दाजुन को अभी रिग्रेट हो रहा होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि नीचे पड़े हुए डेओप ने गेंगार्क के पैरों को जकड़ लिया है, जिसमें दाजुन को दिखती है एक फाइनल अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वापस से गेंगार्क का ध्यान पूरा का पूरा डेओप की तरफ था। तभी दाजुन काफी ज्यादा स्पीड में उसके ऊपर कूदता है और उसके सर को पकड़ के उसके थोबड़े पर दे मारता है फ्लाइंग नी स्ट्राइक, और इसी खतरनाक टेक्निक के साथ फाइनली गेंगार्क को वो गिरा देता है। ये देख के डेओप के मुंह पे भी स्माइल होती है, लेकिन ये चीज गेंगार्क के लिए भी उतनी ही अनएक्सपेक्टेड थी। बट अभी दाजुन उसके ऊपर चढ़ चुका था, क्योंकि आधी टेक्निक अभी भी बची है। और भाई गुस्सा देखो उसकी आंखों में। हमें अगेन उसका ट्रेनिंग का सीन दिखाया जाता है, जब हांगिल बिल्कुल ऐसे ही उस पर चढ़कर उसे सिखा रहा था। वो कहता है कि ये टेक्निक उतनी ज्यादा खतरनाक है कि अगर तेरा अपोनेंट तुझसे ज्यादा ताकतवर हुआ और उसका वेट भी ज्यादा हुआ, तब भी तेरा जीतने का चांस है। ये इकलौती वो स्किल है जो तेरे जैसे छोटे हाइट वाले लोगों को जीत दिला सकती है। यानी कि ये स्किल होती है एमएमए की आर्मबार, और यही आर्मबार दाजुन ने अभी गेंगार्क के हाथ पर लगा दिया होता है। ये सबमिशन मूव इतना ज्यादा खतरनाक है कि इससे फाइटर्स के हाथ भी टूटते हैं और उनका लाइफ टाइम करियर भी बर्बाद हो जाता है। और दाजुन भी अभी उसी कोशिश में है कि वो गेंगार्क का हाथ तोड़ दे। हम देखते हैं कि गेंगार्क अपना पूरा जोर लगाकर अपने उस हाथ को दाजुन के साथ पूरा अपनी तरफ खींच लेता है। लिटरली उसने सोते सोते भी दाजुन को एक हाथ से उठा लिया था, लेकिन हांगिल ने उसको इस बार में भी बताया होता है कि तुम्हें घबराना नहीं है दाजुन, अगर ये टेक्निक एक बारी में काम ना करे तो भी। तो दाजुन बिल्कुल यही करता है, वो बिना घबराए गेंगार्क के मुंह पर कई सारी लातें बजाता है और अगेन अपनी दुगनी ताकत के साथ उसके हाथ को पूरा जोर से खींचता है और हमें गेंगार्क की हड्डी टूटने की आवाज सुनाई देती है। ये होते ही वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। बेचारा डेओप जो बेहोश था वो भी जाग जाता है। यहाँ तक कि पूरी बिल्डिंग में गेंगार्क की आवाज गूंजती है, जिसको जोंगमिन और टेक किम भी सुन पाते हैं। वो जोंगमिन से कहता भी है कि तुम लोगों ने इस बार गलत फैमिली से पंगे ले लिए, लेकिन इसके बावजूद वो हंसते हुए उसको कहता है कि तुम अभी भी गेंगार्क को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, तुमको पता नहीं है कि वो किस लेवल का मॉन्स्टर है। ये बोल के वो अगेन टेक पर अटैक करता है और उसे कहता है कि तुम्हें जो लगता है वैसा बिल्कुल नहीं है, कि गेंगार्क की सिर्फ साइज बड़ी है इसीलिए वो ताकतवर है। वो हैंगवांग के सारे एग्जीक्यूटिव से अलग इसीलिए है क्योंकि वो सच में एक मॉन्स्टर है। और ये कहने के साथ हम देखते हैं कि गेंगार्क ने अपने टूटे हुए हाथ से दाजुन को हवा में उठा लिया होता है और अगले ही सेकंड वो दाजुन को चोक स्लैम दे मारता है। जोंगमिन की बात से टेक किम भी समझ गया था कि दाजुन खतरे में होगा, तो वो उसको बचाने के लिए भागता है, लेकिन तभी जोंगमिन भी उसको अटैक करके वहीं पे रोक लेता है। इधर नीचे पटके जाने के बावजूद भी दाजुन जैसे तैसे होश में होता है और यही सोच रहा होता है कि मैंने इसका हाथ तोड़ा था, मुझे आवाज भी आई थी, लेकिन अभी ये मॉन्स्टर अपने उसी हाथ से मुझे कैसे धो रहा है। हम देखते हैं कि गेंगार्क चोक स्लैम के बाद भी नहीं रुका होता, वो अगेन दाजुन को उठाता है और घुमा के दूर फेंक देता है, जिससे दाजुन दरवाजा तोड़ता हुआ एक रूम के अंदर जाकर गिरता है
और ये वो बाथटब वाला वही रूम है जहाँ पर जियोंग के फादर को टॉर्चर किया गया था और उसका पप्पा भी बिल्कुल वहीं पर होता है। दाजुन उसे एक ही नजर में पहचान लेता है कि ये जियोंग का ही बाप है। यानी कि पिछली बार दाजुन के फोन पर जियोंग ने जो मैसेजेस और कॉल्स किए थे वो बात बिल्कुल सही थी, उसके डैड खतरे में थे। ये जानकर दाजुन को और भी ज्यादा शौक लगता है क्योंकि अभी तक उसको जियोंग पर ही शक था कि वो हैंगवांग का जासूस है। वो आगे कुछ सोचता उससे पहले ही वहाँ पर गेंगार्क आ जाता है। तो दाजुन चिल्लाकर उसे पूछता है कि सच सच बता साले सांड, आखिर तूने जिस बंदे को इम्पोस्टर बनाकर हमारे पास भेजा था क्या वो शोंगो है? क्या ही फर्क पड़ता है लाले, वैसे भी आज तू मरने वाला है। ये बोल के वो दाजुन पर अपने दूसरे हाथ से 2 खतरनाक मुक्के बजाता है, जिसके तुरंत बाद वो उसके फोरहेड पर भी एक हैमर पंच दे मारता है, जिसकी वजह से दाजुन की उल्टी तक निकल जाती है। लेकिन गेंगार्क द मॉन्स्टर यहीं पर नहीं रुकता। वो दाजुन का जबड़ा पकड़ता है और उसे उठाकर सीधा उस बाथटब के अंदर डाल देता है। अपनी इस हालत में भी दाजुन को अपनी रनवे फैमिली की पड़ी होती है। वो उन सभी को याद करता है, बट अनफॉर्चुनेटली वो सब भी अपनी अपनी फाइट में बिजी थे। वो अपने सभी करीबी लोगों को याद करते हुए मन में कहता है कि क्या इतनी अच्छाई के बावजूद भी दुनिया में क्या किसी को जीने का हक नहीं है? क्या सिर्फ ये हक ताकतवर लोगों का है जो सबको डोमिनेट करके दुनिया में जो चाहे वो कर सकते हैं? हम दाजुन के हाथों और पैरों को तड़पता हुआ देखते हैं। वो छटपटाते हुए बाहर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बस कुछ सेकंड्स के बाद उसके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं और उसका खेल यहीं पर खत्म हो गया था, ऐसा गेंगार्क को लगता है। वो उसको पानी में छोड़कर अपने टूटे हुए हाथ की तरफ देखता है और तभी दाजुन पानी में पड़ा हुआ उसके दूसरे हाथ को ग्रैब कर लेता है और उस पर आमबार मार देता है। भाई ये बंदा क्रेजीनेस की हर एक हद को पार कर रहा है। वो पानी के अंदर सांस तक नहीं ले पा रहा, तब भी उसका फोकस गेंगार्क के हाथ तोड़ने पर है। शौक के मारे गेंगार्क उस पर अम्मा बहन की गालियां बरसा रहा होता है, लेकिन दाजुन पानी में रहकर ही उसको रिप्लाई देता है, ये हाथ मुझे दे दे गेंगार्क, मैं तोड़ दूंगा आज इसे। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है नीचे वाले फ्लोर पर, जहाँ शोंगबिन ने ऑलमोस्ट सबको पेल दिया है। बस एक जुल्फिकार बचा है जिसने अटैक कर करके शोंगबिन को कई सारी इंजरीज दे दी होती है। वो उसको कहता है कि तू फाइट कर सकता है, लेकिन इसका क्या फायदा, तेरे साथ जो ये लौंडिया है ना वो तुझे कमजोर कर रही है और इसी वजह से आज तू मरेगा। एक बात याद रखना, ऐसे बोझ बनने वाले लोगों को अपने साथ कभी मत रखियो। उसके इतना बोलते ही शोंगबिन उस पर अटैक करता है, जिसको वो दोनों हाथों से ब्लॉक करता है, बट इसके बावजूद उसका वो हाथ वाइब्रेट करने लगता है। यानी कि शोंगबिन के अंदर अभी भी काफी ज्यादा दम बचा है। वो अगेन उस पर अटैक करने आता है, ये बोलते हुए मेरी दोस्त के बारे में अपने गंदे मुंह से कुछ भी मत भौंक। और इसी बात पर से जुल्फिकार अटैक करते हुए ये समझ जाता है कि शोंगबिन को अभी ग्योंग की काफी ज्यादा परवाह है। वो पलक झपकते ही सीधा उसकी तरफ अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन शोंगबिन बीच में आकर वापस से उसे ढकेल देता है। जुल्फिकार उसे कहता है कि आखिर तू उस यूजलेस कुड़ी को काहे को बचाना चाहता है? क्या उस साली के लिए तू अपनी जान दांव पे लगाएगा? हाँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं ही हांगिलजो के फार्म का सबसे नाकारा मेंबर हूँ। ये सुनते ही जुल्फिकार अगेन उन दोनों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और हमें यहाँ पर शोंगबिन के पास्ट का थोड़ा सा सीन दिखाया जाता है, जब वो एक बैगर की तरह स्ट्रीट्स पर पड़ा रहता था और फिर बिल्कुल दाजुन के ही जैसे हांगिल ने उसको अपने फार्म में जगा दी और यहीं से उसको जिंदगी जीने का सेकंड चांस मिला। ये सारी चीज वो याद करके अभी चिल्लाता है, मैं इन लोगों के लिए कई 100 बार मर सकता हूँ। और अभी जुल्फिकार उसके गले पर चाकू चलाने ही वाला था, तभी सीन शिफ्ट होता है सीधा टेक किम पर। उसके और जोंगमिन के बीच में हॉलवे के अंदर काफी तगड़ी फाइट हो रही होती है और जोंगमिन बार बार लगातार गली गेंगहार्ड परिवार उसके खुले घाव को टारगेट करता रहता है। टेक उसे किक करके दूर करने की कोशिश करता है तो वो उसका पैर पकड़ लेता है, तो टेक किम घूमकर उसके ऑब्लिक पर एक जोरदार लात मारता है। इस किक के अटैक को जोंगमिन झेल तो लेता है, लेकिन वो अपने घुटनों पर आ चुका था। टेक उसे कहता है कि मैं आसानी से हार नहीं मानने वाला, लेकिन तभी काफी स्पीड में टेक के पेट पर पड़ता है एक खतरनाक मुक्का और फिर जोंगमिन उसकी बॉडी पर कई सारे पंचेस के वार करके उसको वहीं ढेर कर देता है। वो उसके टूटे हुए हाथ को कुचलते हुए कहता है कि बच्ची अपनी औकात में रहे, तेरी उम्र में मैं इतने सारे लोगों को जान से मार चुका था कि मुझे उसका अंदाजा भी नहीं है। ये बोलते हुए वो टेक किम के हाथ पर एक और चॉप मार के उस टूटे हुए हाथ को और भी ज्यादा ब्रेक करने वाला था। ये सारी चीज जमीन पे पड़ा हुआ डेओब भी देख रहा था और तभी उन सभी को शोंगबिन की आवाज आती है
कि चाहे मैं यहाँ पर मर भी जाऊं, लेकिन हांगिलचो के फार्म की फैमिली को कुछ नहीं होने दूंगा। ये बोलते ही वहाँ पर खतरनाक एंट्री होती है शोंगबिन की, जो एक ही मुक्के में जोंगबिन को दूर उड़ा देता है। यानी कि शोंगबिन भाई पूरे नीचे वाले फ्लोर को वाइप आउट करके ऊपर आ चुके हैं। टेक ने बोला था ना कि हांगिल के बाद अगर कोई सबसे पावरफुल और येड़ा है तो वो शोंगबिन है। माय ब्रो लिटरली प्रूव इट। हम अभी नीचे वाले फ्लोर के थोड़े विजुअल्स देखते हैं, जिसमें डोंडू चिल हो चुका है, बाकी सब भी उसके साथ चिलम चिल हो चुके हैं, और जुल्फिकार का तो कतई चक्रासन बना दिया होता है। उसके नाइफ के टुकड़े टुकड़े हो चुके होते हैं। शोंगबिन के पीछे से टेक उसे कहता है कि भाई तेरा खून काफी ज्यादा बह रहा है, तो वो कहता है बहने दो, अब इस गेम का प्लेयर बदल चुका है। यानी कि अब ये फाइट करेगा जोंगबिन से। और हम देखते हैं रूम नंबर दफा 302, जहां दाजुन स्टिल गेंगार के उस दूसरे हाथ पर आमबार मार के तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। बट तभी वो पानी के अंदर से देखता है कि गेंगार अगेन अपने टूटे हुए हाथ से उस पर स्मैश करने वाला था। इधर दाजुन के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, सो वो अटैक सीधा उसके मुंह पर पड़ जाता है, जिससे दाजुन की सांस पानी के अंदर फूलने लगती है और उसकी पकड़ भी ढीली होने लगती है। लेकिन तभी जियोंग का बाप अपनी कुर्सी को खिसकाता हुआ सीधा गेंगार को एक धक्का दे देता है, जिसकी वजह से वो गेंगार के साथ साथ साइड में जाके गिरता है। यानी कि गेंगार का वो हाथ जो दाजुन ने पकड़ा था वो नहीं टूटा, तो वो वापस से खड़ा होता है और जियोंग के पापा जी को धोने लगता है। लेकिन तभी गेंगार की साइड से उसके मत्थे पर कोई जोरदार डंडा फेंक के मारता है, जिससे भाई की टीक फूट जाती है। और ये करने वाला और कोई नहीं बल्कि दाजुन था। वो स्वैग में उस डंडे को नीचे फेंकता है और अभी भी गेंगार की नजर अपने खून पर होती है। वो यही सोच रहा है कि इस छोटे से लैंडी बच्चे ने आज मेरा हाथ तोड़ दिया, मेरा खून तक निकाल दिया, अब इससे ज्यादा क्या ही देखना बचा है। लेकिन तभी दाजुन उसके पीछे से फुल क्रेजी मोड में कहता है, ज्यादा चौक मत लाले, तुझे इसकी भी आदत पड़ जाएगी। और इसी के साथ ये दोनों अगेन एक दूसरे की तरफ फाइट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सीन वापस से शिफ्ट होकर जाता है हॉलवे फाइट पर, जहाँ टेक किम शोंगबिन को कहता है कि भाई तू अकेला इसको नहीं हरा पाएगा। लेकिन सरप्राइजिंगली शोंगबिन ने अपने मुक्के और भी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव कर दिए होते हैं, जिससे जोंगबिन भी बच रहा था। और ये चीज हम भी साफ साफ देख पाते हैं कि शोंगबिन अपने हर एक मुक्के के साथ जोंगबिन को पीछे धकेल रहा था। वो उसके सारे पंचेस को ब्लॉक करके उस पर किक मारने की भी कोशिश करता है। लेकिन तभी एक ओपनिंग देखकर शोंगबिन उसके मुंह पर इतना खतरनाक पंच मारता है कि जोंगबिन विमल थूकते हुए घिसटता हुआ पीछे जाने लगता है। यहाँ पर टेक किम भी मौका देखकर उस पर एक अटैक करने आता है, लेकिन जोंगबिन घिसटते हुए खुद को पलटाकर उस पूरे मोमेंटम को किक में कन्वर्ट करके टेक पर लैंड करने वाला था। पर यहाँ पर भी शोंगबिन अगेन उस अटैक के बीच में आकर उसको डॉज कर लेता है। टेक उसे कहता है, शोंगबिन भाई मेरे अकेले मत लड़ उससे, मैं तेरे साथ हूँ। तो शोंगबिन कहता है, नहीं मैं इस बंदे को अपने हाथों से खत्म करूंगा। वेल उन दोनों की ये बात सुनकर जोंगबिन एक ही जगह पर रुक जाता है और कहता है कि शोंगबिन क्या सच में ये तू है? यानी कि तू वही बंदा है जिसको हांगिल के फार्म में उसके अलावा सबसे ताकतवर बंदा माना जाता है। वाह रे जिंदगी, मैंने तो सोचा भी नहीं कि मैं तुझसे दोबारा मिलूंगा। सही कहा ना साले छोटे चूजे। यानी कि इन दोनों के बीच में पास्ट में कोई हिस्ट्री रही है जब शोंगबिन काफी छोटा था। हम देखते हैं कि छोटू शोंगबिन के सामने अभी एडल्ट जोंगबिन खड़ा है और उसने अभी अभी उस बच्चे के सामने 2-3 लोगों को टपकाया है। और यही शोंगबिन की लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, जिसको याद करके अभी वो काफी गुस्से में उसको कहता है कि मैं अपने बचपन का बदला तुझसे आज सूद समेत लूंगा। वो दोनों चलते हुए एक दूसरे के आमने सामने आते हैं और टूट पड़ते हैं। सीन वापस से शिफ्ट होता है रूम नंबर 302 में, जहां दाजुन लगातार गेंगार पर अटैक बजा रहा था। लेकिन गेंगार के अटैक अब दाजुन पर उतने असर नहीं कर रहे थे। मतलब वो समझ गया था कि उसका दूसरा हाथ भी काफी ज्यादा डैमेज हो चुका है, लेकिन अब भी किसी तरीके से गेंगार को उसके सामने टिका हुआ था। दाजुन याद करता है उन सारी टेक्निक्स को जो उसने अब तक देखकर सीखी थी, और वो एक के बाद एक उन सारे मूव्स को गेंगार के ऊपर परफॉर्म करता है। लेकिन जब लास्ट में वो डेओप की तरह उसको स्लैम मारने जाता है तो वो उसे हिला तक नहीं पाता। और यहीं पर गेंगार दाजुन का सर पकड़ लेता है और कहता है कि क्या तुझे सही में ऐसा लगता है कि बस इतनी तुच्छी चीजों से तू मुझे हरा देगा? और अगले ही पल जमीन में धड़ाम वो उसको वापस से उठाता है और अगेन नीचे पटकता है।
जिससे दाजुन के मुंह से भी अब खून निकलने लगा था। लेकिन वो हिम्मत करके वापस से खड़ा होता है और गेंगार्क पर एक और अटैक करने जाता है। लेकिन गेंगार्क उसके पेट पर अपने टूटे हुए हाथ से मुक्का मारता है एंड दूसरे हाथ से हुक मारकर उसको वहीं पे ढेर कर देता है। यहाँ पर आना तुम लोगों की सबसे बड़ी भूल थी। ये बोलते हुए वो अपने हथियारों के कलेक्शन में से एक क्रोबार उठाता है और उसी से वो दाजुन को मारने वाला था। लेकिन तभी जियोंग का फादर उसके पैर पकड़कर उसे रुकने को कहता है, तो पहले वो उसी क्रोबार से उसको पेलता है एंड देन बारी आती है दाजुन की। वो उस क्रोबार से लगातार दाजुन पर स्ट्राइक करता हुआ उसे कहता है, स्ट्रीट पर कोई किसी को प्रोटेक्ट नहीं करता, तुम्हें हमेशा जीतने वालों की तरफ रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तू गलती कर चुका है दाजुन। अब मान भी ले ये बात कि स्ट्रीट पर सरवाइव करना तेरे बस का नहीं है। ये सुन के दाजुन को अगेन अपनी ट्रेनिंग का एंड याद आता है, जब हांगिल उसको आम बार सिखा चुका था। लेकिन तब भी दाजुन किसी कश्मकश में था। उसके पूछने पर वो बताता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसे उन अनजान लोगों पर भरोसा करते हुए ये पता ही नहीं चला कि वो अपनी रनवे फैमिली में सबको डेंजर में डाल रहा था। और इसीलिए दाजुन उस वक्त हांगिल से माफी मांगता है। हांगिल उसे कहता है कि मैं जानता हूँ दाजुन कि तेरा नेचर भी बिल्कुल मेरे जैसा है। हम दूसरों को तकलीफ में नहीं देख सकते और तब जाकर उनकी मदद करते हैं। यहाँ से सीन वापस से करंट टाइम में आता है, जब गेंगार्क दाजुन को पीटने के बाद अगेन जियोंग के डेड पर स्ट्राइक बरसा रहा था। तभी सडनली वो नोटिस करता है एक अनयूजुअल चीज को और हम अगेन आते हैं दाजुन और हांगिल की कन्वर्जेशन पर, जिस दौरान दाजुन हांगिल से प्रॉमिस ले रहा था कि आज के बाद हम कभी भी किसी अनजान की मदद नहीं करेंगे ताकि हमारे लोग सुरक्षित रहे। तब हांगिल ने उसको जो बात कही थी वो अभी उसे याद आ रही होती है कि स्ट्रीट एक आजादी की निशानी है। यहाँ पर सरवाइव करने का कोई रूल नहीं है। इट डजंट मैटर इफ यू हेल्प अदर्स इन द स्ट्रीट और नॉट। बस यही चीज मायने रखती है दाजुन कि तू खुद क्या चाहता है। और हम देखते हैं कि दाजुन वापस से एक बार खड़ा हो चुका है और उसने गेंगार्क का क्रोबार बीच में ही पकड़ लिया है। वो अपने एक ही पंच के साथ गेंगार्क के हाथ और क्रोबार को दूर उड़ा देता है और उछलकर उसके जबड़े पर एक जोरदार पंच दे मारता है। यानी कि अभी इस पूरी बिल्डिंग में हर तरफ फाइट चल रही है एंड सडनली हमें दिखाया जाता है 8 साल पहले का सीन और ये होता है एक ऑर्फनेज, क्योंकि ये पास्ट था शोंगबिन का। वो बैकग्राउंड में ही कहता है कि मैं पहले से ही अनाथ था और इस ऑर्फनेज में ही पला बड़ा था। वैसे तो ये ऑर्फनेज काफी ज्यादा पुराना था, लेकिन यहाँ की डायरेक्टर हमारा काफी ख्याल रखती थी। अब यहाँ पर शोंगबिन की एज लगभग 10 साल के बराबर है और आगे वो बताता है कि उस टाइम पे मेरे दोस्त भी हुआ करते थे, लेकिन उसको ये चीज उतनी पसंद नहीं आती थी क्योंकि उसे पता था कि आफ्टर ऑल वो अकेला ही है। इसलिए वो वहाँ से कभी कभार ऐसे भाग जाया करता था और स्ट्रीट की गलियों में छुप जाता था। और ऐसे ही एक रात को जब वो ऐसे छुपा हुआ था तब अचानक से उसके सामने एक डेड बॉडी आके गिरती है और ये चीज याद करते हुए शोंगबिन हमें कहता है कि ये वो रात थी जहाँ से मेरी जिंदगी में सब कुछ बदलने वाला था, क्योंकि इस पर्सन को डेड बॉडी बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि 8 साल पहले का जोंगमिन था। यानी कि वही बंदा जो करंटली हैंगवांग का एग्जीक्यूटिव है और शोंगबिन उससे फाइट कर रहा है। कहा था ना इन दोनों के बीच में एक हिस्ट्री रही है। इतनी सी छोटी एज में शोंगबिन ने एक क्राइम को विटनेस कर लिया था और उस क्राइम को करने वाला क्रिमिनल ये चीज हल्के में कैसे ले लेता। जोंगमिन छोटे शोंगबिन को भी मारने वाला था तो छोटू शोंगबिन उसके सामने रोकर गिड़गिड़ाता है कि मैं तो अनाथ हूँ भाई, प्लीज मुझे जाने दो। अब जैसे ही जोंगमिन को पता चला कि ये छोटा बच्चा शोंगबिन एक ऑर्फन का चाइल्ड है तो उसने उसको किडनैप कर लिया और उल्टा उस पूरे ऑर्फन को ही ब्लैकमेल करने लगा। उसने ऑर्फन की डायरेक्टर को बोला कि अगर पैसा देती है तभी इस बच्चे को छोड़ेगा। इन बेचारों का ये पूरा ऑर्फन का आशियाना पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी डायरेक्टर ने शोंगबिन को छुड़ाने के लिए पैसे दिए। बट इसके बावजूद भी जोंगमिन के गुंडे नहीं रुके, उनको पैसों से कुछ ज्यादा चाहिए था। शायद वो लोग इस पूरी जगह को ही हथियाना चाहते थे तो वो लोग पूरे ऑर्फन को ही तबाह करने लगे। और इसी बीच इस बड़वे जोंगमिन के खतरनाक वार के चलते डायरेक्टर की भी डेथ वहीं पर हो गई और पूरा ऑर्फन एक बार फिर से अनाथ हो गया। शोंगबिन कहता है कि डायरेक्टर की ऐसी दुखद मौत के बाद मुझे और मेरे सारे दोस्तों को सेपरेट किया गया अलग अलग ऑर्फनेज में, और इस एग्जैक्ट मोमेंट पर शोंगबिन वहाँ से भाग जाता है क्योंकि इस चीज का सदमा उसको काफी गहरा लगा था। उसे लगा था कि ये सब उसी की वजह से हुआ है। ना वो ऑर्फनेज से भागकर गलियों में जाता और ना ये सब कुछ होता। हम देखते हैं कि जोंगमिन को ढूंढते हुए छोटू शोंगबिन उसके ठिकाने तक पहुंच जाता है और नाइफ से उस पर अटैक भी करता है, लेकिन वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। उल्टा वो उसके
ही नाइफ को लेकर उसके फोरहेड पर एक परमानेंट स्कार दे देता है। और ये उसने इसीलिए किया था ताकि शोंगबिन हमेशा अपने आप को देखकर ये रियलाइज करे कि वो जिंदगी से कितना बुरा हारा था। ये चीज याद करके शोंगबिन हमें बैकग्राउंड में कहता है कि उस दिन के बाद मैंने कई बार जोंगबिन को देखा था, लेकिन अफसोस मैं कुछ भी नहीं कर पाया। मैंने अपनी क्यूरियोसिटी और गलती की वजह से अपने पूरे परिवार को खो दिया और सड़कों पर आ गया। एंड दैट्स द रीजन कि वो अपने बालों से अपना फोरहेड छुपा के रखता है ताकि उसको अपना पुराना बुरा समय याद ना करना पड़े। लेकिन अभी ये सारी चीज याद करके वो जोंगबिन से हिसाब बराबर करेगा। वो दोनों एक दूसरे पर तगड़े पंचेस मारने लगते हैं और जोंगबिन उस पर भी एक जीत कुंडो वाला चॉप मारने वाला था। उसके ये स्टांस को देखकर टेक किम ये बात समझ जाता है तो वो चिल्लाकर शोंगबिन को अलर्ट करता है। तो शोंगबिन नीचे झुक के उसके पेट पर कई सारे मुक्के बजा देता है। इनफैक्ट जब जोंगबिन उसको ब्लॉक करने की कोशिश करता है तो शोंगबिन तब भी नहीं रुकता। वो लगातार पंचेस मारे जा रहा था। उसको ऐसे देखते हुए जोंगबिन को ये यकीन ही नहीं था कि वो ऑर्फनेज का बंदा इतना ताकतवर हो गया है। और अगले ही सेकंड वो उसके डिफेंस को तोड़ते हुए उसकी बॉडी पर 3 लगातार पावर पंचेस मारता है और उसको उड़ा के दूर फेंक देता है। ये देख के डेओप और टेक को लगता है कि फाइनली शोंगबिन ने उसको हरा दिया। लेकिन जोंगबिन तभी वापस से खड़ा होता है ये कहते हुए कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दुश्मन। भले ही तू काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है, लेकिन अब तक मैं तेरे सामने जोंगबिन बन के लड़ रहा था, पर अब मैं तुम सबको अपनी असलियत बताऊंगा। वो अपनी शर्ट निकालकर फुल स्वैग में कहता है मैं हूँ इन्फोर्सर गैंग का लीडर। और सच में भाई इस बंदे की बॉडी देखो, ये अंदर से कतई याकुजा वाली फीलिंग दे रहा है। वो चिल्लाकर शोंगबिन को कहता है आजा अनाथ बच्चे, आज हम में से कोई एक ही बचेगा, लेट्स किल ईच अदर। इसी के साथ वो दोनों अगेन एक दूसरे पर पंचेस करना शुरू कर देते हैं। न उनमें से कोई रुकना चाहता था, न कोई हार मानना चाहता था। ये देख के डेओप कहता है कि ये लोग तो कितने गंदे कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं। और जैसे ये फाइट थोड़ी सी आगे बढ़ती है तो जोंगबिन शोंगबिन के सारे अटैक को डॉज करने लगा था। ये देख के इन लोगों को लगता है कि अब बहुत ही जल्द हमारा लौंडा शोंगबिन हार जाएगा, क्योंकि उसके अपोनेंट जोंगबिन ने उस पर किक्स करना भी शुरू कर दिया था। इनफैक्ट वो उसके अटैक से भी बचता है और उल्टा उसके ही मुंह पर कई सारे अटैक्स दे मारता है। उसके हर एक मुक्के के साथ शोंगबिन को अपना वो पास्ट याद आता है जब वो पहली बार मिला था हांगिल जो को। और तब हांगिल ने उसको कहा था कि भाई अगर तेरे को खाना बनाना आता है तो चल मेरे साथ, तुझे सड़क से उठा के स्टार बना देगा। और बिल्कुल जैसे हमने दाजुन को हांगिल के फार्म में एक फैमिली मेंबर बनते हुए देखा, ठीक वैसे ही हांगिल ने शोंगबिन को अपना एक फैमिली मेंबर बनाया। और उन सारे अच्छे पलों को याद करके शोंगबिन के अंदर अचानक से ताकत उभरने लगती है। वो जोंगबिन के खतरनाक पंच को अपने फेस पर ही रोक लेता है और वो हांगिल को किए गए वादे को याद करता है और जोर से चिल्ला के कहता है कि मैं अपने परिवार को बचाऊंगा। और अगले ही पल उसके जबड़े पर एक खतरनाक मुक्का मारते हुए वो जोंगबिन को दूर उड़ा के फेंक देता है। उसके इस खतरनाक ताकत को देखकर टेक किम और डेओप भी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि शोंगबिन का ये पंच एक नॉकआउट पंच था जिससे उसने लिटरली जोंगबिन का जबड़ा तोड़ दिया था। और फाइनली यहाँ पर उसका रिवेंज पूरा हुआ एंड इसी के साथ वो भी अपने घुटनों पर आ गया। हम वापस से आते हैं रूम नंबर तफा 302 के अंदर, जिसमें दाजुन और गेंगार की घमासान फाइट चल रही है। और इस मोमेंट पर हम ये चीज क्लियरली देख सकते हैं कि दाजुन पूरे तरीके से गेंगार को डोमिनेट कर रहा था। दाजुन एक बार को सोचता है कि मैं इस सांड को उसी तरीके से हरा दूंगा जैसे मैंने इल्टेकियो को सरप्राइज अटैक से हराया था। वो पहले तो गेंगार के सर पर जो चोट लगी थी उस पर एक जोरदार लात मारता है जिससे उसका खून काफी ज्यादा निकलने लगा था। वो परेशान होकर दाजुन के बारे में यही सोचता है, ये बैंड का घोड़ा अब मुझे कुछ ज्यादा ही तकलीफ दे रहा है, आखिर इसे अपनी रनवे फैमिली पर इतना ज्यादा भरोसा क्यों है। एंड दाजुन को ऐसे देखकर उसे याद आती है अपने पास्ट सेल्फ की। हम देखते हैं कि गेंगार्क भी पास्ट में एक रनवे फार्म का हिस्सा था और एक बार अपनी उस फैमिली को बचाने के लिए उसने भी फाइट की थी, लेकिन अफसोस उन लोगों ने ही गेंगार्क को धोखा दिया जिसको वो सह नहीं पाया और उसने उन सभी को पीट दिया। बस लौंडिया भगते हुए पतली गली से निकल गई हर बार की तरह। और जब ऐसे उसने अपने ही रनवे फार्म को खत्म किया तब उसके पास एक बंदा आया और गेंगार कभी इस बंदे के बारे में कहता है कि ये वही पर्सन था जिसने पूरे हैंगवांग को बनाया। और तब से गेंगार्क हैंगवांग का एक हिस्सा बन गया। उसने कई सारे क्राइम किए, काफी लोगों को बरीड किया और स्ट्रीट पर उसे जो भी ताकतवर मिला उनको वो अपने अंडर में लेता गया। वो आगे कहता है कि अगर मेरे अलावा कोई और था तो वो थे मेरे दुश्मन जिनको मैं खत्म करता हुआ आगे बढ़ रहा था। लेकिन ये लौंडा जो काफी देर से मेरे सामने टिका हुआ है,
आखिर एक तुच्छे से रनवे फार्म के लिए इतना क्यों? ये सोचते हुए वो गुस्से में दाजुन पर चार्ज करता है एंड उसे एक खतरनाक किक करके काफी स्पीड में एक अटैक से बचता है। फिर उसे खतरनाक हेडबट मारता है एंड सडनली उसकी हुडी पकड़ के वो लिटरली उसको दूर फेंक देता है। हम दाजुन को टप्पा खाते हुए दूर जाते हुए देखते हैं, लेकिन वो भी साला हार मानने को तैयार नहीं था। गेंगार्क अगेन एक गेंडे की तरह उसकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था और तब दाजुन याद करता है फाइटिंग का पूरा बेसिक जो वो हांगिल से ही सीखा था कि कैसे सराउंडिंग का यूज करके अपोनेंट के अटैक को रोकना है, उसको ब्लाइंड करना है और एक यूजफुल वेपन देखकर धाबा बोल देना है। दाजुन सीधा उसके मुंह पर अपना खून थूकता है तो वो उससे आराम से बच जाता है। वो गेंगार्क के अटैक से बचते हुए थोड़ा सा पीछे हटता है और अपने सराउंडिंग की चीजों को एनालाइज करने लगता है कि आखिर वो किसका यूज कर सकता है। बट यही उसकी गलती थी। उसका थोड़ा सा ध्यान हटते ही गेंगार्क कूदकर उसके फोरआर्म पर मारता है एक नी स्ट्राइक, जिसके इम्पैक्ट से दाजुन नीचे बैठ चुका था और तब जाकर उसको अपने उस हाथ में एक अजीब सी चीज फील होती है। तो गेंगार्क उसे कहता है, अब तेरा भी एक हाथ टूट चुका है लाले। और इसी पोजीशन में वो दाजुन पर कई सारी किक्स बजाता है। उसको लगा था कि वो अब आराम से जीत जाएगा, लेकिन तभी दाजुन अपने टूटे हुए हाथ के साथ अगेन खड़ा हो जाता है और इस एग्जैक्ट मोमेंट पर गेंगार्क को दाजुन के अंदर दिखता है अपना पास्ट सेल्फ, जो नासमझ बनकर उन अनजान लोगों को अपना मान के बचा रहा था। ये पुरानी चीज याद आते ही वो गुस्से में दाजुन के जबड़े पर एक खतरनाक मुक्का मार देता है और अपने 8 नंबर के पंजे के साथ वो उसके मुंह पे स्ट्राइक करने ही वाला था, लेकिन तभी दाजुन अगेन अपने पैरों को ट्विस्ट करके वो सेम मूव करता है जो उसने इल्टेक को हराते हुए किया था। इसी के साथ गेंगार्क की ठुड्डी पर पड़ता है एक खतरनाक पंच, बट इसके बावजूद भी वो भी हार मानने को तैयार नहीं था। वो दाजुन से कहता है, आखिर तेरी ये वफादारी तेरे फार्म के साथ कब तक चलेगी? रोना बंद कर। क्या तेरे हैंगवांग में तेरा कोई करीबी नहीं है? मुझे उन घटिया रिश्तों की कोई जरूरत नहीं। इन सड़कों पर बस 2 तरह के लोग होते हैं, या तो तुम उनसे सब कुछ छीन सकते हो या उनका इस्तेमाल कर सकते हो। ये फैमिली शो यहाँ पर नहीं चलता। ऐसा बोलते हुए वो दाजुन पर अटैक करता है तो दाजुन झुककर उससे बच जाता है। वो बाथटब के पानी को सीधा गेंगार्क के मुंह पर फेंकता है और उसको डिस्ट्रैक्ट करके एक वेपन को उठाने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि गेंगार्क ने भी अपने हाथ में उस क्रोबार को उठा लिया था। तभी दाजुन हांगिल जो के फार्म की जय हो बोल के काफी जोर से गेंगार्क पर अटैक करने के लिए ऊपर उछलता है और सामने गेंगार्क भी उसको मारने के लिए तैयार होता है। बट सडनली हवा में ही दाजुन के मुंह पर भी स्माइल आ जाती है, क्योंकि उसकी रनवे फैमिली फाइनली वहां पर उसकी मदद के लिए पहुंच चुकी थी और अगले ही पल वो अपना अटैक गेंगार्क के थोबड़े पर जोर से मारता है। ये होम रन वाला अटैक इतना जोरदार था कि सांड जैसा गेंगार्क भी उड़ता हुआ दूर जाके गिरता है एंड फाइनली दाजुन बीट द शिट आउट ऑफ हिम। अगले सीन में हम अपने सभी लॉन्डो को एग्जॉस्ट होकर फ्लोर पर पड़ा हुआ देखते हैं। टेक कहता है कि अब तो मैं अपनी उंगली भी नहीं हिला सकता, तो डेओप उसे कहता है कि भाई उंगली को छोड़, ये एग्जीक्यूटिव लोग सच में काफी ज्यादा पावरफुल थे। मैं तो भाई यही सोच के परेशान हूँ कि ये दोनों किस बात पे थक गए। इस पूरी बिल्डिंग में इन सबसे ज्यादा अगर किसी ने फाइट की है तो वो शोंगबिन है। भाई पूरे 2 एंटायर फ्लोर को साफ करके ऊपर आया है, लेकिन टेक तारीफ करता है दाजुन की। क्यों? क्योंकि वो मेन कैरेक्टर है। दाजुन अपने चिल मोड में जाने ही वाला था, लेकिन तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है जियोंग के डैड का। वो आसपास नजरें घुमाता है तो वो अंकल जी उस पूरे रूम में होते ही नहीं है। वो अपनी फैमिली वालों से पूछता है कि आखिर अभी जो यहाँ पर बुढ़ा था वो कहाँ गया, तो उनको भी अंकल जी के बारे में कोई आइडिया नहीं होता। सो वो तुरंत ही बाहर जाकर पूरी लॉबी चेक करता है तो वहाँ पर भी कोई नहीं होता। फिर वो उसके नीचे वाले फ्लोर पर जाता है तो उसको ग्योंग मिलती है, लेकिन वहाँ पर भी जियोंग के फादर के कोई भी ट्रेस नहीं होते। उसके बाद वो और भी नीचे जाता है ग्राउंड फ्लोर पर एंड वहाँ पर भी उसे कुछ नहीं मिलता। वो गुस्से में एक बंदे को पकड़ के पूछता है, बता साले क्या आखिर डिस्ट्रिक्ट डेलीगेट कहाँ गया? वो बंदा दाजुन को कहता है कि वो तो उसको बेसमेंट के पार्किंग लॉट में ले गए। अगर वो उस बंदे के हाथ लग चुका है यानी कि वो ऑलरेडी मर चुका है। उम्मीद छोड़ दो, अब उसको बचाने का कोई फायदा नहीं। तो दाजुन उसको एक फटका मार के बेसमेंट की तरफ आगे बढ़ता है, बट वी स्टिल डोंट नो कि आखिर वो किसके बारे में बात कर रहा था। नीचे जाते हुए दाजुन को ये पता चल चुका था कि अब उसकी बॉडी पीक लिमिट तक पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से वो सडनली सीढ़ियों से नीचे गिर भी जाता है। अभी उसको खुद के उस फैसले पर रिग्रेट हो रहा था कि आखिर उसने जियोंग का कॉल क्यों नहीं उठाया। अब वो चाहकर भी दोबारा से उस पर शक नहीं कर सकता। वो बेसमेंट में पहुंचता है और जियोंग के डैड को इधर उधर ढूंढने की कोशिश करता है। तभी उसका ध्यान किसी की तरफ पड़ता है और वो काफी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि वहाँ पर मौजूद था शोंगो, जिसको दाजुन अपना छोटा भाई मानता था। दाजुन को यहाँ देख
देखकर वो भी काफी ज्यादा शॉक होता है और दोनों एक दूसरे से पूछते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। शोंगो कहता है दाजुन भाई मैं तो जियोंग के डैड को ढूंढते हुए यहाँ पर आया था और ऊपर के फ्लोर से काफी ज्यादा फाइट की आवाज आ रही थी तो डर के मारे मैं ऊपर नहीं गया। दाजुन भी लाइक कि चलो कोई बात नहीं, अब दोनों भाई साथ में मिलकर अंकल को ढूंढेंगे। तो शोंगो उसकी चोट के बारे में और जियोंग के फादर के बारे में पूछता है कि आखिर तुम्हें वो मिले। दाजुन उसे सीधा सीधा कह देता है कि भाई मैंने तो यही सुना कि कोई बंदा उनको बेसमेंट में लेकर आया। तो शोंगो भी कहता है कि भाई मैं भी यहाँ पर अभी आया हूँ, मुझे तो कोई नहीं दिखा। एक काम करते हैं दाजुन भाई, उधर बिल्डिंग का एक बैक डोर भी है, हम वहाँ जाकर भी तलाशी लेते हैं। दोनों एक साथ उसी डोर की तरफ आगे बढ़ रहे थे तब वापस से शोंगो दाजुन को कहता है शुक्रिया दाजुन भाई आप मेरे साथ हो, क्योंकि मेरी अभी फट रही थी। ऊपर से वो जियोंग भी यहाँ पर नहीं है, मैंने उसको भी यहाँ लाने की कोशिश की लेकिन वो मुझे नहीं मिला। पर आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल पहले की तरह आपकी मदद करूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि दाजुन उसके मुंह पर एक मुक्का मारने वाला था एंड सरप्राइज सरप्राइज उस तेज तरार मुक्के को शोंगो ने इजीली ब्लॉक कर लिया। यानी कि शोंगो मून ही शुरुआत से हैंगवांग का स्पाई था, क्योंकि ऊपर से बेसमेंट में आने का बस एक ही रास्ता है जहां से दाजुन आया था। तो आखिर इसे उस बैक डोर के बारे में कैसे पता चला? एंड इससे भी ऊपर जब से दाजुन इसको बेसमेंट में मिला है तब से शोंगो ने अपने हाथ दाजुन से छुपाकर पीछे रखे थे। इवन वो परफेक्ट मौके के लिए दाजुन को पीछे से फॉलो भी कर रहा था और उसने अपने हाथ पीछे इसीलिए छुपा कर रखे थे क्योंकि उन पर खून लगा था और वो खून था जियोंग के फादर का। दाजुन को अब भी खुद के शक पर यकीन नहीं था, वो चाहता था कि शोंगो निर्दोष हो। लेकिन जब इतनी चीजें रिवील हो गई है तो शोंगो ये भी रिवील कर देता है कि साला वो बुड्ढा मुझे बहुत परेशान कर रहा था तो मैंने थोड़ी सी उसकी कुटाई कर दी और उसे गाड़ी की डिक्की में डाल दिया। तो दाजुन भाई आखिर कैसा लगा मेरा मजाक? दाजुन बेचारा फुल सदमे और रिग्रेट मोड में जा चुका था क्योंकि उसे शुरुआत से शोंगो पर नहीं बल्कि जियोंग पर शक था। उसने सबसे पहले शोंगो को ही अपना छोटा भाई माना था और इसी गुस्से में वो शोंगो पर एक और पंच मारता है, लेकिन उसके इस पंच को भी शोंगो आराम से पकड़ लेता है। दाजुन भाई मुझे तो तुझे भाई कहने में भी उल्टी आ रही थी साले, अम्मा कसम ये मेरे लिए भी आसान नहीं था। मैंने तुझसे कई सारे झूठ बोले हैं और उनमें से एक ये भी है कि मुझे स्ट्रीट का एक्सपीरियंस तुझसे कहीं ज्यादा है। और फाइनली यहाँ पर दाजुन के साथ साथ हमारे सामने भी ये रिवील होता है कि शोंगो गैंगार का कोई पंटर या स्पाई नहीं बल्कि हैंगवांग का ही एग्जीक्यूटिव है। दाजुन उस पर काफी स्पीड में किक्स करता है तो वो आराम से बचकर उसको साइड कर देता है। वो दाजुन से कहता है कि मैं तुझसे इम्प्रेस तो हूँ क्योंकि तू अपनी इस खस्ता हालत में भी मेरे से फाइट कर रहा है। मानना पड़ेगा दाजुन भाई के गोटों में दम है, लेकिन फिर भी वो जियोंग के पापा को नहीं बचा पाएंगे क्योंकि आज वो भी उनके साथ परलोक जाने वाले हैं। दाजुन बस उससे एक चीज पूछता है कि जब लास्ट टाइम जियोंग के उसको मैसेजेस आए थे तब जियोंग ने उससे कहा था कि मैं शोंगो के साथ हूँ, यानी कि वो तेरे साथ था। तो बता साले आखिर जियोंग कहाँ पर है? हाँ माफ करना, वो अपने बाप को बचाने के लिए कुछ ज्यादा ही उछल रहा था तो मुझे उसको मारना पड़ा यार। अभी तो वो मस्त उस पहाड़ी की जमीन के नीचे शवासन कर रहा होगा। ये सुन के दाजुन कांप जाता है क्योंकि उसने जिसको अपना छोटा भाई माना था उसने लिटरली एक बंदे को मार दिया है। वो गुस्से में शोंगो पर कई सारे अटैक्स करता है लेकिन शोंगो उन सारे अटैक्स से इजीली बच जाता है और दाजुन को एक मस्त लात मार के दूर उड़ा देता है। वो दाजुन पर काप किक मारता है, उसकी चीन पर हुक मारता है और दाजुन के अटैक से बचता हुआ उसको एक स्ट्रेट पंच मार के वापस से दूर उड़ा देता है। उसके इस खतरनाक अटैक से दाजुन ये समझ गया था कि ये बंदा फाइटिंग के अलग ही लेवल पर है। इनफैक्ट जब दाजुन उस पर उसका यही सेम स्ट्रेट पंच कॉपी करके मारता है तो वो उससे भी बच जाता है और अपनी स्ट्रीट बॉक्सिंग स्टाइल से दाजुन को अगेन इंजर्ड करता है। एंड उसके हर एक पंच के साथ दाजुन को सारी चीजें रियलाइज होने लगती है कि आखिर उस टाइम पे बार में शोंगो ने कैसे एक बंदे को आराम से अकेले ही निपटा दिया था। वो दाजुन को मार मार कर उसके घुटनों पर ले आया था एंड फिर वो कहता है आखिर तूने गैंगार्क को हरा भी दिया तो क्या ही हो जाएगा, मैं गैंगार्क से भी कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। ये बोलते हुए वो दाजुन पर एक किक मारने वाला था लेकिन तभी जियोंग बीच में आकर उस किक को रोक लेता है। उसकी भी पूरी बॉडी इंजर्ड थी और मिट्टी से सनी हुई थी। दाजुन उसको कहता है कि ये साला मेरे को अभी ऐसा बोल रहा था कि उसने तुझे मार दिया है। तो जियोंग कहता है कि हाँ ऑलमोस्ट उसने मुझे मार ही दिया था, वो लोग मुझे बरीडी कर रहे थे लेकिन ऐसी सिचुएशन के लिए मैंने पहले से अपने पास एक नाइफ रखा था। मैंने मौका देखकर उनको चकमा दिया और वहां से सीधा यहाँ भाग आया। दाजुन उससे माफी मांगता है क्योंकि अगर उसने वक्त रहते उसके कॉल्स पिक कर लिए होते तो ये सारी सिचुएशन आती ही नहीं। लेकिन अभी वो दोनों उन सारे लफड़ों को भुलाकर फोकस करते हैं शोंगो से फाइट करने पर। शोंगो भी लाइक कि वाह तुम लोग मिलके मेरे को मारोगे, वो दिन भूल गए जब मैंने तुम्हारी जान बचाई थी और तुम पे होने वाले वार मैंने खुद पे लिए थे।
ऐसा बोलकर वो अकेला उन दोनों से 1v2 करने लगता है। सच में वो अकेला उन दोनों पर भारी पड़ रहा था। तब मौका देखकर जियोंग अपना वो नाइफ निकालता है और शोंगो पर अचानक से अटैक करता है, बट शोंगो इजीली नॉक हिम और वो दोनों को ये चीज क्लियर भी कर देता है कि अब की बार मैं तुम लोगों को जमीन में नहीं गाड़ेगा, मैं सीधा समंदर में बहा ही देगा। लेकिन कुत्ते की तिड़ी दुम की तरह दाजुन अगेन उससे फाइट करने को खड़ा हो जाता है। साला इतनी बार तो कोई इलेक्शन में भी खड़ा नहीं होता जितना इस पूरे आर्क के दौरान ये हो रहा है। शोंगो अगेन उसको धोता है और उससे परेशान होकर ये कहता है कि दाजुन तुझे सही में ऐसा लगता है कि मैंने तेरे साथ ऐसे चूजे बनने की एक्टिंग की तो मैं सच में वैसा हूँ? इन सड़कों पर ऐसे बहुत कम लोग हैं जो शायद ही मुझे हरा पाए, तो ये तेरे लिए बस एक लास्ट वार्निंग थी। ऐसा बोलते हुए वो दाजुन का एक हाथ पकड़ता है और उस पर चॉप मारकर ब्रेक करने वाला होता है, लेकिन तभी एक खतरनाक आवाज के साथ हम देखते हैं कि शोंगो हवा में उड़ता हुआ दूर जाके गिरता है और उस पर ये सरप्राइज अटैक करने वाला हांगिल था। यस, माय बॉय फाइनली एंटर इन बैटलफील्ड। दाजुन तुरंत ही उससे पूछता है कि हांगिल भाई तुमने तो बोला था कि मुझे इसमें मत घसीटना, तो आखिर अभी एंड मोमेंट पर आप क्यों आए? तो हांगिल कहता है कि दाजुन चीजें बदल चुकी है, पर अभी अब उनके पास टाइम नहीं है कि तुझे मैं वो सब डिटेल में बताऊं, क्योंकि अभी पहले इसको निपटाने दे, बस मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। इधर शोंगो इतना दूर पटके जाने के बावजूद भी हंस रहा था क्योंकि हांगिल के दर्शन उसके लिए अनएक्सपेक्टेड थे, लेकिन वो उसे ये कहते हुए वार्निंग भी देता है, हांगिल जो आखिरकार तू इस फाइट में इन्वॉल्व हो गया, मतलब तू इसका अंजाम जानता है। अब तेरे फार्म और हैंगवांग के बीच फुल आउट वॉर की शुरुआत हो गई है, अब आगे जो होगा क्या तू वो सह पाएगा? हांगिल भी यहाँ पर उसे सीधा चैलेंज कर देता है कि तूने अभी थोड़ी देर पहले बोला था ना कि स्ट्रीट पर काफी कम लोग हैं जो तुझे हरा सकते हैं, तो चल आजा भिड़ ले मेरे से, देखते हैं कौन किसका कितना बिगाड़ता है। ये सुनते ही शोंगो काफी ज्यादा स्पीड में हांगिल पर अटैक करने के लिए लॉन्च होता है, पर उसके ये वाले स्ट्रेट पंच को हांगिल इजीली ब्लॉक कर लेता है। लेकिन जब हांगिल शोंगो पर अटैक करता है तो शोंगो भी झुककर उससे बच जाता है। लेकिन इस फाइट में हम ये चीज क्लियरली देख सकते हैं कि हांगिल इसमें काफी एफर्टलेसली फाइट कर रहा है एंड अचानक से वो शोंगो पर अपने अटैक्स को बढ़ा देता है। वो पहले तो एक जोरदार किक मारता है, फिर एक जोरदार पंच, लेकिन इन सारे अटैक्स को शोंगो भी आराम से ब्लॉक कर रहा था। इवन वो हांगिल के साथ फाइट में उसकी स्पीड को भी मैच कर लेता है। ये सारी चीज अपनी आंखों के सामने होती हुई देख दाजुन भी दंग रह जाता है। यानी कि अभी थोड़ी देर पहले शोंगो ने उससे कहा था ना कि ऐसे बहुत कम लोग हैं जो स्ट्रीट पर उसको हरा सकते हैं, वो बात एक्चुअली सच है। एंड सडनली वो फाइट के बीच में अपने अटैक्स का इम्पैक्ट बढ़ा देता है, पर तभी हम देखते हैं कि उसने हांगिल पर जो किक की थी उसको हांगिल भाई ने इजीली रोक लिया था और वो उसे कहता भी है कि चल मैं समझ गया कि तू फाइट कर सकता है, तो अब मैं तुझे अपना खेल दिखाता हूँ। शोंगो अगेन उस पर स्पीड में अटैक करता है क्योंकि भाई को लगा था हांगिल एक्टिंग कर रहा है, पर तभी वो थोड़ा सा सीरियस होकर शोंगो पर वही सेम पंच मारता है जिसको शोंगो ने पहले भी ब्लॉक किया था, तो वो अभी भी वही करता है। लेकिन हांगिल भाई पंच की डायरेक्शन को चेंज करके वो सीधा उसकी पसलियों पे दे मारते हैं और ये चीज उसने इतनी स्पीड में की थी कि शोंगो के भी पसीने छूट गए थे। वो कुछ और रियलाइज करता उससे पहले ही हांगिल उस पर 8 से 10 किक्स बचा देता है। जब वो इन सारे अटैक से खुद को ब्लॉक करता है तो इसके बावजूद भी हांगिल के पंचेस इतने खतरनाक थे कि शोंगो चाहकर भी उसको झेल नहीं पा रहा था। वो हांगिल के पंचेस की स्पीड को एनालाइज करके उससे बचने की कोशिश करता है, तो हांगिल अगेन अपने पंच की डायरेक्शन चेंज करके उसके मुंह पर दे मारता है। एंड फाइनली ब्रो रियलाइज कि मैंने अपनी औकात के बाहर वाले पंगे ले लिए हैं, क्योंकि जब अगला अटैक हांगिल उस पर करता है तो वो झुक के उससे क्लियरली बच जाता है, बिकॉज वो समझ गया था कि अगर आगे मैं इससे ऐसे ही लड़ता रहा तो मेरे जीने के वांदे पड़ जाएंगे। हांगिल भी लाइक अच्छा बेटे अब अकल ठिकाने पर आ गई। इधर ये सब देख के दाजुन यही सोच रहा है कि साला ये शोंगो अभी कितनी डींगे हाँक रहा था और वो पावरफुल भी है, लेकिन हांगिल के सामने उसकी कोई औकात नहीं रही। अभी हांगिल बस एक ही पंच में उसका किस्सा खत्म करने वाला था, लेकिन तभी वो चिल्लाकर उसे रोक देता है। भाई 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 मैं हार गया, मैं हार गया। देखो मैं समझ गया हूँ कि तुम मुझसे ज्यादा पावरफुल हो और अगर मैं तुमसे आगे लड़ा तो ये मेरी ही बेवकूफी होगी, लेकिन अगर हांगिल भाई आप मुझे यहाँ से सही सलामत जाने देते हो तो मैं आपकी चुगली हैंगवांग को नहीं करूंगा। यानी कि हमारे बीच में छिड़ने वाली वॉर और उन सारी चीजों के बारे में मैं भूल जाऊंगा और आप भी ये भूल जाना कि मैं आपके हत्थे चढ़ा था। चिंता मत करो, मैं अपने बिग बॉस से भी बात कर लूंगा और ये चीज इस पार्किंग लॉट से बाहर नहीं जाएगी। सोच कर देखो हांगिल जो, ये तुम्हारे फार्म के सर्वाइव करने का आखिरी
आखिरी चांस हो सकता है। हांगिल अपना आंसर देता उससे पहले दाजुन उसका नाम चिल्लाता है, लेकिन हम देखते हैं कि हांगिल इस ऑफर को मानते हुए शोंगो से हाथ मिला रहा था। शोंगो को भी यही लगता है कि अब सारा मामला सुलझ गया, लेकिन तभी अगेन हांगिल अपने हाथ की डायरेक्शन चेंज करके सीधा उसके मुंह पे पंच मार देता है। अबे साले हांगिल, जो तो अभी भी हैंगवांग का बम्बू अपने तंबू में लेना चाहता है। हांगिल उसे बस इतना ही कहता है कि तू बहुत बकवास करता है चूजे। फिर वो उसे पंच मारते हुए कहता है, मैं पहले ही तेरे बॉस से मिल चुका हूँ। उसे एक पंच से शोंगो दूर घसीट जाता है और तब उस पर एक सुपरमैन पंच लैंड करते हुए हांगिल इस बात का खुलासा करता है कि ऑल आउट वॉर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, यानी कि शोंगो के बॉस ने ही उसकी लंका लगा दी और अब वो शायद से यहाँ पर ट्रैप हो चुका है। हांगिल उसका चैप्टर बस हमेशा के लिए खत्म करने ही वाला था, तभी अचानक से उसके पीछे से किसी बाइकर की एंट्री होती है, जिसके चलते हांगिल को अपने स्पॉट पर से हटना पड़ता है और शोंगो उसी बाइकर के पीछे बैठकर निकल लेता है। वेल, इस बाइकर को भेजा था हैंगवांग के बॉस ने शोंगो को रेस्क्यू करने के लिए, क्योंकि वो हैंगवांग का एक खास एसेट है। भले ही वो इस बार इस मिशन में फेल हुआ। दाजुन और हांगिल बस उसको वहीं पर देखते रह जाते हैं। दाजुन को अपनी इस बात पे गुस्सा आ रहा था कि उसको कैसे शोंगो ने आसानी से ट्रिक कर दिया, बट हांगिल उसके कंधे पर हाथ रख के कहता है कि कोई बात नहीं दाजुन, तूने आज जो किया वो काफी अच्छा था। तूने हैंगवांग के पूरे हाइड आउट को तहस नहस कर दिया और जैसा तू चाहता था वैसे तूने अपने दोस्त के फादर की भी मदद की, तो इसमें डिसअपॉइंट होने वाली कोई भी बात नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सभी लोग अपनी टूटी फूटी हालत में उस बिल्डिंग से निकलते हैं और जियोंग अपने डैड को लेकर दाजुन को थैंक्स कहते हुए वहाँ से चला जाता है। यहाँ बैकग्राउंड में हमें करंट दाजुन की आवाज आती है और वो कहता है कि ये पूरा दिन मेरी जिंदगी का सबसे खास दिन था, जब मैंने काफी अच्छी फाइट भी की और सबसे खास चीज ये सीखी कि स्ट्रीट पे हर किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन इससे भी खास चीज ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर हम भरोसा कर सकते हैं। अगर इस स्ट्रीट पर मुझे ऐसे ही सरवाइव करते रहना है तो अपनी इस रनवे फैमिली के साथ मुझे कई मुसीबतों का सामना करना होगा। अगले सीन में हम देखते हैं हांगिल जो के फार्म को, जिसके अंदर सभी लोग मरम पट्टी करवा के आराम कर रहे थे और डेओप खाना ठूस रहा था। एंड देन दाजुन हांगिल को पूछता है कि आखिर तुम हमें उस वॉर के बारे में क्या बताने वाले थे, क्योंकि पहले तो तुमने कहा कि तुम इस फाइट में इन्वॉल्व नहीं होंगे, लेकिन एंड में तुम इन्वॉल्व हो गए और इसी के साथ वो वॉर भी स्टार्ट हो गया। और तुमने मुझसे ये भी कहा था कि अगर मैं गेंगार के मैटर में इन्वॉल्व हुआ तो चीजें पर्सनल हो जाएगी। हांगिल नूडल्स खाते हुए कहता है कि मैंने तुम लोगों को वही बताया जो मुझे उसने कहा था। मुझे भी ये चीज अभी अभी पता चली कि हैंगवांग हम सबको मारना चाहता है। इधर टेक किम कुछ नोटिस करके हांगिल को कहता है कि एक मिनट, तुम्हें ये सारी चीजें कैसे पता? इनफैक्ट जब हैंगवांग हमारे पीछे पहले पड़ने वाला था तब भी तुम्हें ये चीज पता चल गई थी। इवन जब ग्युंगचॉन के साथ हमारा पंगा हुआ था तब भी तुम्हें किसी का मैसेज आया था। तो अब मुझे तुम पर डाउट हो रहा है हांगिल। मुझे सच सच बताओ कि आखिर ये सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास कैसे आती है, वो भी मुसीबत से एग्जैक्ट पहले। तो हांगिल ये कहता है कि ये सारी चीजें मेरे पास्ट से जुड़ी है। इससे पहले कि तुम लोग मुझे जज करो, पहले मेरी बात सुन लो। ये जो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हैंगवांग है ना, जो हमारे पीछे पड़ा है, उसको बनाने वाला और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ। और इसी खतरनाक बिग रिवील और इनके शौक वाले चेहरों के साथ ये आर्क और ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। भाई मानना पड़ेगा, ये अब तक की इस मानवा की वन ऑफ द बेस्ट आर्क थी, जिसमें कई सारे सस्पेंस खुले। हमें हांगिल जो के फार्म के मोस्ट अंडररेटेड फाइटर के बारे में पता चला। आखिर हैंगवांग का स्पाई कौन था, हमारे सामने वो चीज भी खुली। और आखिर में ये चीज भी कंफर्म हो गई कि हांगिल जो हैंगवांग के साथ कैसे कनेक्टेड है। लेकिन अभी तक हांगिल ने ये रिवील नहीं किया कि आखिर उसे ये सारी इंफॉर्मेशन देने वाला बंदा जो हैंगवांग का है वो कौन है, और आखिर हांगिल जो का हैंगवांग के बिग बॉस से क्या लेना देना है। ये सब आपको पता चलेगा अगली वीडियो में, जो होने वाली है डू नॉट डाई का सीजन 1 फिनाले।